देखिए आज नया टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो आज हो जाएगा ना, है ना। बहुत सफोकेशन, हाँ सफोकेशन हो रहा है ना आशीष भैया। तो शुरू करते, अभी शुरू करें कि और रुके थोड़ा सा? शुरू करें क्योंकि स्टूडेंट्स तो फिर आपको पता ही है वो 11 बजे तक आएंगे। बिल्कुल सही कह रही हो, तो 11 बजे तक भी आएंगे। तो अब मैं 11 बजे तक का तो वेट करूंगी नहीं, है ना। एकदम नया टॉपिक है, पहले बैठ जाओ, तुम लोग सेट हो जाओ, ठीक है। बल्कि हाँ, गर्मी तो लग रही बेटा। वो भैया कह रहे कल हो जाएगा, कनेक्शन हो जाएगा, कल से एसी ऑन हो जाएगा। आज झेल लेते हैं, तभी मैंने भी ये फैन ऑन कर लिया। ठीक, एकदम नया सब्जेक्ट है बेटा ये, इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज। इंटरेस्टिंग है, अच्छा टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट है ना। सबसे अच्छी बात क्या है, जो अभी मैं इसके बाद आपको बताऊंगी कि जैसे GS 1 में ये सब्जेक्ट किस टॉपिक में कवर होता है बेटा, आपके GS 1 में कवर होता है ना। ये आपके GS फर्स्ट पेपर का टॉपिक है। और ये किसके साथ आता है? हिस्ट्री के साथ और फिजिकल ज्योग्राफी के साथ, मतलब इतिहास के साथ और जो भौतिक भूगोल है उस टॉपिक के साथ ये टॉपिक आपका कवर होता है। एक पेपर में कितने क्वेश्चंस आते हैं बेटा लगभग? कितने? 20 से 22 लगभग। कितना पोर्शन हुआ बेटा सब सब्जेक्ट का, अगर आप कैलकुलेट करो तो उसे लगभग क्वेश्चंस का, मतलब 3 टॉपिक हुए GS 1 में ना। आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया और इंडियन सोसाइटी हो गया। तो लगभग अगर आप मानेंगे तो एक पेपर से लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आपके कवर हो रहे हैं, ठीक है ना। लगभग 6 से 7 क्वेश्चन। ये हो सकता है कि हिस्ट्री में 7 आ जाए, समझ रहे, 8 आ जाए, हो सकता है। ज्योग्राफी में 7 आ जाए तो 14 क्वेश्चन हो गए या 15। तो बाकी के बचे 5 से 6 क्वेश्चन कवर कहाँ से होंगे? आपके इस टॉपिक से कवर होंगे। ये बात बिल्कुल पक्की है। अब दूसरा कैलकुलेशन आप लोग बैठाइएगा क्लास के अंदर। हम लोग हमेशा बात करते हैं कि UPSC क्रैक करना है तो हमें एक आर्ट सीखनी पड़ेगी ना। हम लोग ने, मैंने भी कई बार बताया, और भी टीचर्स आ रहे हैं वो भी आप लोग को लगातार गाइड कर रहे होंगे कि एक्चुअली UPSC निकालना है तो हमें उस टेक्निक को समझना पड़ेगा। सिर्फ ऐसा नहीं है कि बैठ गए रट्टा मार और गधों की तरह हमने मेहनत करनी शुरू कर दी, ऐसा मतलब कोई नीड ही नहीं है जब तक कि आप स्मार्ट स्टडी ना करें। अब देखिए इस GS 1 की स्मार्टनेस देखिएगा सबसे पहले आप लोग। अब देखिए हिस्ट्री कितना बड़ा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बड़ा है बेटा, ये बात तो पक्की है। मतलब पढ़ते भी लगता है ख़त्म नहीं होता है, ये बात बिल्कुल पक्की है। आप कितना पढ़ लेना बेटा, टीचर खूब अच्छे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, पर ऐसा आपको लास्ट डे तक भी लगेगा कि टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, इतना वास्ट है ना। ज्योग्राफी सेम है, बहुत वास्ट है, खास तौर से उसमें इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट बिल्कुल बच्चों को निचोड़ दे रहा है, स्क्वीज कर दे रहा है। क्यों? आप कितना पढ़ लो, एक्चुअली ज्योग्राफी वो पूछ ही नहीं रहा है आपसे, वो पूछ रहे हैं आपसे एनवायरमेंटल स्टडी, इकोलॉजी पूछ रहे हैं। अगर आप ठीक से देखेंगे तो ज्योग्राफी के उसमें 1 या 2 क्वेश्चन है। अब वो भी इतने साइंटिफिक मेथड से पूछ रहे हैं कि एक्चुअली आपको उसमें बहुत अच्छा, मतलब बहुत जानकार होना जरूरी है। अब बात करते हैं हम इस सब्जेक्ट की, इंडियन सोसाइटी की। अब देखिए गिन के इसके अंदर 11 टॉपिक है, 10 से 11 टॉपिक है, गिन कर। टॉपिक कैसे हैं, मैं आपको भी सिलेबस भी लिखवा दूंगी। टॉपिक कैसे हैं जो कि आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं, चाहे वो वुमेन रिलेटेड इश्यूज़ हों, चाहे वो ग्लोबलाइजेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज़ हो, चाहे वो कम्युनलिज्म हो, रीजनलिज्म हो, सेक्युलरिज्म हो, ठीक है, सेलिएंट फीचर्स ऑफ सोसाइटी हो, या डाइवर्सिटी का इशू आप देखिए, पॉपुलेशन का इशू हो, पोवर्टी का इशू हो। तो आप देखेंगे कि टॉपिक ऐसे जिसमें बहुत ऐसी विशेषज्ञता की नीड नहीं है, मतलब बहुत जानकारी की ज़रूरत नहीं। यहाँ मैं वही बात बोलूँगी दोबारा कि इस क्लास को आप सिर्फ डेली क्लास करके ही कवर कर सकते हो। आपको सिर्फ यही काम करना है कि एक दिन की भी छुट्टी नहीं करनी। वैसे तो किसी भी सब्जेक्ट में मैं कहती थी एक भी दिन की आप छुट्टी मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें डिस्कसिव क्लासेस होंगी, हम लोग डिस्कशन करेंगे और आप खुद डिस्कशन किए बिना रह नहीं पाओगे। टॉपिक ऐसा है कि मैं डिस्कस करूंगी, पर ऐसा नहीं है कि आप चुपचाप बैठे रह जाओगे। इकोनॉमी में तो ये था कि हमको पता ही नहीं है टॉपिक के बारे में, तो हम क्या बोलें, जस्ट बिकॉज हम तो स्टडी कर रहे हैं। पर यहाँ पर जब हम रीजनलिज्म की बात कर रहे हैं या कम्युनलिज्म की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके अंदर अपने पॉइंट ऑफ व्यूज होंगे
कि भी हमें भी बताना है, हाँ मैडम ये इस वजह से होता है, यस आई थिंक सो पॉवर्टी इस कारण से है, विमेन रिलेटेड इश्यूज़ में ये प्रॉब्लम है जो विमेन फेस करती है, वी आर गर्ल्स, शायद हम भी ये प्रॉब्लम फेस करते हैं, पेट्रियार्की का इम्पैक्ट आपके ऊपर क्या है, मेरे ऊपर क्या है, तो हम सब के ऊपर वो इम्पैक्ट है, तो उन चीज़ों के ऊपर हम लोग डिस्कस आराम से कर सकते हैं। तो अच्छी क्लासेस होंगी, मतलब 2 घंटे आपको पता नहीं चलेगा, बशर्ते अगर आप डिस्कस कर रहे हो तो। और अगर आप सोच रहे हो कि हम चुपचाप आकर बैठ जाएंगे बिल्कुल, तो फिर वही चीज़ है कि हमेशा चीज़ें बोरिंग ही लगती हैं, स्टडी तो बोझिल लगेगा आपको एकदम। तो इसे ना इंटरेस्ट पैदा कीजिएगा और उसमें कोशिश कीजिएगा थोड़ा बहुत पढ़कर आए। और टॉपिक कैसे, ये 10 से 11 की सीधा हर टॉपिक से एक क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, मतलब हर दूसरे टॉपिक से। मान लीजिए 11 टॉपिक है तो 11 में से 5 से 6 क्वेश्चन आपके टॉपिक्स में से ही बनने वाले हैं। तो आपको एकदम श्योरिटी है कि बजाय देखो आप कैलकुलेशन करो तो 250 नंबर का पेपर होता है, ठीक है ना। एक जीएस कितने नंबर का है, 250 मार्क्स का पेपर है। अच्छी तरीके से कैलकुलेशन बिठा लो फर्स्ट डे की क्लास में। अब 250 में से आप मुझे ये बताओ कि लगभग टॉपर, चलो आप ही कल की डेट के टॉपर हो, अच्छा तो कितने मार्क्स आप गेन करोगे लगभग बताओ, अब तक के इतिहास को देखते हुए, टॉपर्स के इतिहास को देखते हुए टोटल बता दो। चलो 1750 में से कितने % मार्क्स टॉपर्स गेन करते ऑल इंडिया रैंक 1 2 3? 1050। आपको लग रहा है कि आप कुछ ज़्यादा बता रहे हो? हाँ हाँ 1000 होता है, निकालो निकालो निकालो, मोबाइल पे निकालो बेटा, तुरंत तुरंत निकालो। अगर वो 1000 के आसपास मार्क्स ला रहा है तो उसके मार्क्स कितने हो रहे हैं लगभग एवरेज 100% में से? मैथ्स पढ़ रहे हो ना, जल्दी बताओ बेटा लगभग कितने हो रहे हैं? 1750 में से अगर आप कह रहे हो 1000 1050 मतलब लगभग 1100 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं, तो एवरेज निकालो कि 100% में से कितने एवरेज, कितने परसेंटेज बन रहे हैं उसके, बोलो बेटा जल्दी से कैलकुलेशन करो। देखो मैथ्स की भी टेस्टिंग हो जाए तुम लोग की। मोबाइल पे नहीं करना, संध्या जैसे कैलकुलेट कर रही वैसे करो, कैलकुलेट करके निकालो। मैथ्स के स्टूडेंट हो, अपने परसेंटेज निकालते थे ना बचपन में? नहीं हम तो टोटल बात कर ना, आपने कहा लगभग 1050 से 1100 मार्क्स गेन करता है, तो अब 1750 में से उसके परसेंटेज निकालिए कि और ज़्यादा। ये तो लमसम हो गया बेटा, निकाल तो कम से कम। मैथ्स पढ़ने वाले स्टूडेंट हो यार तुम लोग, क्यों परसेंटेज नहीं सिखाया मैथ्स में, क्या बात करते हो? अच्छा उसी दिन सिखाने वाले थे, चलो ठीक है अपने मोबाइल में निकाल लो। आ जाओ गुड मॉर्निंग। हाँ दिख रहा है, जो तुम भी देख रहे हो मैं भी देख रही हूँ क्लास का हाल। पता नहीं कौन से बेवकूफ बच्चे थे ना जो होली खेल के गए, इतनी बदतमीजी कैसे हजम हो सकती है? हाँ और जिसमें सबसे ऊंचा कुचक के तुम ही नाच रहे थे, देख लो मैंने कहा देख लिया। गुड मॉर्निंग बेटा, आ जाओ। ये तो भूत का हाथ लग रहा है। हाँ चुड़ैल 60 के समथिंग हुए बेटा, ठीक। अब टॉपर के मार्क्स कितने हैं बेटा, निकालो। लास्ट टॉपर के कितने रहे मार्क्स? आ जाओ आ जाओ। लास्ट टॉपर के कि तुम एवरेज बता रही हो? परसेंट नहीं, मैंने पूछा लास्ट टॉपर के मार्क्स आपको नहीं पता कितने रहे? 1094, ठीक है। मतलब अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो, हम लोग जो कैलकुलेशन मैं आपको बताने जा रही हूँ यहाँ पर, कि आप कैलकुलेट कर रहे हो तो लगभग वो क्या है, टॉपर रहा, ठीक है। लगभग 50 से 55% मार्क्स या 60% के अराउंड मान लो, इतने परसेंटेज उसके रहे। इट मीन्स आप क्या समझे बेटा, अगर हम मोटी बुद्धि से ही बात करें तो 40% पेपर को वो सॉल्व नहीं कर पाया ना।
अब चाहे वो टाइम की वजह से रहा हो, चाहे उसको आया ना हो, जानकारी ना हो, लेकिन इतना श्योर है कि 40% पेपर को वो टॉपर भी सॉल्व नहीं कर पाया। इसका मतलब है ऑन एन एवरेज स्टूडेंट अगर हम माने तो मतलब कितने का पेपर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं? लगभग 45 to 50 या 55% पेपर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, पक्की बात है। इट मीन्स क्या हुआ, जो कैलकुलेशन में आपको बता रही थी कि अगर 250 में से हम मार्क्स निकालें कि कितने हम गेन कर सकते हैं, तो मैक्स 170 से 80, मैक्स हो गया ना, ये बहुत ज़्यादा बता रही हूँ मैं, 150 से 70 मानो वैसे, चलो ठीक है, आप ही वो स्टूडेंट रहे, बहुत माइंड ब्लोइंग रहे, 170 से 80, ठीक है। अब आप कैलकुलेशन करो कि आप हिस्ट्री भी पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी भी पढ़ रहे हो। अब हिस्ट्री पढ़ने में आप कितना सारा समय बिता रहे हो, कितना पोथी पत्रा पढ़ रहे हो, 2.5-3 महीने 4 महीने क्लास में हिस्ट्री चल रही है, फिर भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। पक्की बात है, टीचर खूब मेहनत कर रहा है, 2 घंटे घिसाई करा रहा है आपके हाथों की, फिर भी 3-3 4-4 महीने हो जाते हैं और हिस्ट्री का सिलेबस से आपको हमेशा कंप्लेन रहती है कि कभी भी वो पूरा नहीं होता। वो टीचर की गलती नहीं है बेचारे की, कितना भी कराएगा लास्टली आपको उसको छोड़कर जाना ही पड़ेगा। आई बात समझ में? ठीक वही चीज़ है, यही हाल ज्योग्राफी के साथ है। अब आप सोचो कि उसी पेपर में हम बात करें कि इंडियन सोसाइटी के पेपर की, तो लगभग उसमें 60 से 70 नंबर का पेपर इस 250 में से किसका आएगा? इंडियन सोसाइटी से आएगा। आ जाओ बेटा, और इंडियन सोसाइटी से आएगा तो इसका मतलब क्या है कि टॉपिक ईजी है, 11 लगभग टॉपिक्स है आपके पास, और आपको श्योर है, आप शॉर्ट एंड श्योर है कि जो क्वेश्चंस है वो आपको उन टॉपिक से ही आने। क्या इतने ही श्योर आप हिस्ट्री में हो? इतने ही श्योर आप ज्योग्राफी में हो? आपको पता है कि एटमॉस्फेयर से क्वेश्चन आएगा? नहीं, आपको नहीं पता। आपको हिस्ट्री में पता है कि मुगल ऐसे ही क्वेश्चन आएगा? नहीं, आपको नहीं पता। नहीं पता ना, ये कंफर्म है ना। लेकिन यहाँ पर 11 टॉपिक है, आपको पता है 11 में से हमारे 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। कहाँ जाएगा? क्योंकि 11 तो टॉपिक ही है सिलेबस में, सिलेबस से बाहर कहाँ जाएगा यूपीएससी। तो ये सबसे अच्छी बात है, दैट्स व्हाई बहुत से समझदार बच्चे, और आप भी उनमें से एक हो, तो इसीलिए अब वो मेहनत कर रहे हैं इंडियन सोसाइटी के पेपर में। आपको तो मार्क्स ही गेन करने ना बेटा, ऐसा तो नहीं है कि आपको हिस्ट्री में ही मार्क्स गेन करने हैं, आपको ज्योग्राफी में ही करने हैं। और यही फ़ायदा है आपको कि जब यूपीएससी ने पूरे जीएस को जीएस 1 2 3 4 5 में बांटा, उसमें आपके लिए सबसे बड़ी सहूलियत की चीज़ क्या है कि अगर किसी एक सब्जेक्ट में आपका हाथ कमज़ोर है तो आप दूसरे सब्जेक्ट में अपने हाथ को मजबूत कर सकते हैं। समझ में आई ना बात? तो यही हाल जीएस 2 में भी है, यही हाल जीएस 3 में भी है कि अगर एक में हाथ वीक है तो कोई बात नहीं, आप दूसरे में अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने नॉलेज को और बढ़ा सकते हैं। एंड आई थिंक दिस इज़ वेरी ईजी सब्जेक्ट, ये बहुत ईजी सब्जेक्ट है कि जिसमें आप अच्छे से अपने हाथ और अपनी इंफॉर्मेशन को आजमा सकते हैं एज़ कम्पेयर टू हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। आई बात समझ में? तो इसीलिए मैंने आपसे आते साथ ही क्या रिक्वेस्ट की, हमने पहले कुछ शुरू किया टॉपिक या कुछ सिलेबस, मैंने सबसे पहले रिक्वेस्ट क्या की, एटलीस्ट इस टॉपिक में, जस्ट बिकॉज ये मेंस का टॉपिक है, प्रीलिम्स में इससे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ये कंप्लीटली मेंस का टॉपिक है, ठीक है ना, सिर्फ मेंस में कवर होगा। बहुत अच्छा टॉपिक है, इसलिए मैंने रिक्वेस्ट की कि आप एक भी छुट्टी मत करना, इस टॉपिक में मत करना, बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि लगभग ये 2 से 3 दिन में एक टॉपिक होगा, 3 दिन में मान लेते हैं डिस्कशन के साथ, लिखने के साथ। अगर आप एक भी दिन की छुट्टी करते हो तो उसमें आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा का पूरा रह जाएगा। ये बात बिल्कुल पक्की है, क्योंकि ये डिस्कसिव टॉपिक है, मेंस का। इकोनॉमी जैसा नहीं है कि घूमकर फिर वो चीज़ हम बता सकते हैं कि जीडीपी का टॉपिक चला, चलो फिर से बता दिया। यहाँ पर अगर मैंने जो डिस्कस कर दिया, ऑब्वियस सी बात है मैं कल उसे दोबारा डिस्कस नहीं कर पाऊंगी। मान लीजिए आज विमेन पढ़ रहे थे और पेट्रियार्की डिस्कस हो गया, आपने भी डिस्कस कर लिया, अब स्टूडेंट ने सोचा कोई बात नहीं मैं कल तो जा ही रहा हूँ या जा रही हूँ, कवर कर लूँगी, तो वो नहीं होगा, क्योंकि हम ऑब्वियस सी बात है कि पेट्रियार्की को दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। तो वो पेट्रियार्की आपका हमेशा के लिए छूट गया, मान लेते हैं, ठीक है, यूपीएससी में। तो इसीलिए इसमें कोशिश कीजिएगा, त्यौहार भी निपट चुका है, आप सब घर वगैरह से आराम से आ चुके हैं, तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि छुट्टी ना करें एंड बी ऑन टाइम, टाइम पर रहें, क्योंकि अगर आप आधा घंटा लेट आ रहे तो ऑब्वियसली बात है हम तो नहीं यहाँ खड़े ना। मैं तो 10 बजे आपके सामने आज भी 10 से पहले ही आ गई, और लगभग एक आध दिन छोड़ दे तो मैं रोज़ 10 से पहले ही आऊँगी, ठीक है, क्योंकि जस्ट बिकॉज मेरी डॉटर के स्कूल भी खुल गए हैं तो उसे स्कूल भेजना, तो मुझे जल्दी उठना है, तो मैं जल्दी आऊँगी। तो ठीक 10 बजे हम रोज़ क्लास शुरू कर ही देंगे, बिल्कुल फिक्स है, 10, 10, 2, 10, 3 लास्ट। तो आप कोशिश करें कि टाइम पर रहें, 5 मिनट पहले आ जाएं, ताकि आपका कोई सिलेबस में से टॉपिक छूटे ना। नोट्स के लिए मैंने पहले बता दिया कि इसके नोट्स मेरे प्रॉपर खुद के बनाए हुए हैं, जो मैंने कोविड के टाइम पर बनाए थे, ठीक है, मैंने कोविड के टाइम पे पूरे नोट्स बनाए थे, जस्ट बिकॉज आपको मैंने बहुत शुरू में बताया था कि मैंने पीएचडी की हुई है एक्चुअली सोशियोलॉजी में, तो इस सब्जेक्ट में अच्छा हाथ तो सभी में अच्छा जो भी पढ़ाती हूँ इकोनॉमी है, लेकिन मतलब मैं ये मानती हूँ कि इसमें इंटरेस्ट भी मेरा बहुत है, क्योंकि जस्ट बिकॉज पीएचडी भी मेरी सोशियोलॉजी में है, पीजी भी सोशियोलॉजी में है, यूपीएससी में मेरा जो टॉपिक रहा है ऑप्शनल
वो भी सोशलॉजी रहा है, उसी से मैंने मेंस निकाला है, सब निकाला। और हमारे टाइम पे मैंने बताया था कि प्रीलिम्स भी होता था। तो अच्छा टॉपिक है, अच्छा है, इंटरेस्ट मुझे भी बहुत आता है, लेकिन आपको अपने इंटरेस्ट को रेस करना पड़ेगा। आप एकदम बैठे बैठे इस टॉपिक को नहीं कर पाओगे। और टॉपिक ऐसे हैं जिसमें आपको मतलब एक्चुअली डिस्कशन करने में मज़ा ही आएगा। आप खुद उचक कर बात करोगे ही करोगे, क्योंकि टॉपिक ऐसा है कि आप बिना बोले रह ही नहीं पाओगे। कहीं ना कहीं आपका माइंड ऐसा मेकअप होगा कि मुझे भी अपना पॉइंट यहाँ पर रखना चाहिए। हम इस तरीके से तो चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते ना। ठीक है, मैडम डिस्कस कर रही है, पर मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू ये है इस पर्टिकुलर प्लेस पर, है ना। तो मान लीजिए मैं बोल रही हूँ कि कम्युनलिज्म गरीबी के कारण है, तो कोई एक स्टूडेंट उठेगा ना, वो बोलेगा ना कि नो मैडम, सिर्फ पॉवर्टी के कारण थोड़ी ना कम्युनलिज्म है, कट्टरता भी तो है कहीं ना कहीं। या मैं बोलूँगी कि सिर्फ कट्टरता है, तो भी कोई ना कोई ऑब्जेक्शन उठाएगा मेरे लिए कि नहीं मैडम, कट्टरता के कारण ही थोड़ी ना है, और भी बहुत सारे रीज़न है जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर कम्युनलिज्म पाया जाता है और हिंदू मुसलमान का झगड़ा होता है। हिंदू मुसलमान का झगड़ा सिर्फ इसलिए नहीं होता कि वो गरीब है या फिर उनके अंदर कट्टरता है, और भी तो बहुत सारे कारण है। तो आपको वो डिस्कस करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपके पास फिर वही ऑप्शन रह जाएगा कि टीचर अपना नॉलेज बघार रही है, यहाँ पर वो तो शो कर रही है क्योंकि टीचर ने PhD किया हुआ है, तो आप सुनो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ, पर उसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। हर टॉपिक के साथ मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगी बाद ही में, क्योंकि ये मेंस का प्रॉपर टॉपिक है ना। हर टॉपिक के बाद हम 5 से 6 क्वेश्चन जो आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, तो वो मैं आपको बता दिया करूंगी। आप चाहो तो उस पर लिख भी सकते हो, ठीक है ना। तो ये नोट्स पूरे के पूरे रेडी है मेरे, कोविड के टाइम पे बनाए थे मैंने। सर को मैं दे दूंगी, ये तो मेरे हिंदी इंग्लिश खुद के कंपाइल किए हुए हैं। अब सर की इच्छा है कि आपको टॉपिक वाइज दे, एक में मेरी तो पूरी बुकलेट तैयार है, बुक है मेरी खुद की बुक है, तो जिस भी कोचिंग में पढ़ाती हूँ वो मेरी ही बुक को देना प्रेफर करते हैं, और जो हम डिस्कशन करेंगे वो आपको वहाँ भी मिलेगा। दूसरा, आपको इसके लिए NCERT पढ़ना अगेन बिल्कुल मस्ट। अगर आप इस टॉपिक में NCERT नहीं पढ़ते हो एंड कंबाइंड साथ साथ पढ़ना अलॉन्ग विथ क्लासेस चल रही हैं, आप इसको प्लीज़ साथ साथ पढ़िएगा, ठीक है। NCERT पढ़े बिना आपको क्या लगेगा ना, मैं कई चीज़ें ऐसी डिस्कस करूँगी तो आपको ना बड़ी हास्यास्पद लगेंगी, एंड सम टाइम आपको लगेगा बड़ी लोकल बात हो रही है। जैसे लोकल बात कैसे, जैसे मैं बोलूँ कि अगर बेटी पराया धन है, तो आपको क्या लगेगा, अरे ये मैडम क्या बात कर रही हैं, 21वीं सदी में 21st सेंचुरी में वी आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC, है ना, और मैडम इज सेइंग कि लड़की पराया धन है। लेकिन जब उसी बात को, नहीं पराया धन नहीं, अपना धन है, आ जाओ, तुम डरो मत, ये पराई क्लास भी नहीं है, आ जाओ, तुम्हारी अपनी क्लास है। तो लेकिन जैसे ही आप उस बात को NCERT में पढ़ोगे ना बेटा, कि लड़की दूसरे के आंगन का पौधा है, तो आपको तुरंत वो चीज़ हिट करेगी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैडम लोकल बात कर रही है, NCERT बराबर उस चीज़ को दे रहा है। या जब मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि देखो उत्तराधिकार का अधिनियम बन गया है ना, क्या बना है सेजल? अब देखा, अभी तो तुमने बोला यस, यही बात, अभी तो तुमने बोला यस, तो फिर कहती हो उत्तराधिकार क्या है? हाँ, ओ हो सक्सेशन लॉ। हाँ, और उसमें क्या चेंज हुआ है? अब कर सकती है। और ये कब हुआ चेंज? 2005 से गवर्नमेंट ने ये रूल चेंज कर दिया है। बिल्कुल ठीक कह रही है सेजल। उसके पहले शादीशुदा लड़की अपने माता पिता मतलब मायके की संपत्ति पर क्लेम नहीं कर सकती थी, जस्ट बिकॉज क्यों? शादी हो गई, दान दहेज दे दिया, अब तुम्हारा सारा हिस्सा खत्म। अब ये जो चीज़ें हैं वो सिर्फ भाइयों की है, ठीक है। तो कानूनन नहीं था, सामाजिक रूप से भी कभी लड़की ने मांगने की कोशिश नहीं की। अब अगर मैं आपको बोलती, मान लो वही चीज़ जो NCERT का महत्व बता रहे, मैं आपको बोलूँ क्लास में खड़े होकर कि बच्चों अभी भी लड़की सक्सेशन लॉ बनने के बाद भी अपने मायके में हिस्सा नहीं मांगती। क्यों नहीं मांगती? क्योंकि उसका मायका छूट ना जाए, उसके भाई बंधु छूट ना जाए, छूटेंगे ही। अब भाई को भी लगेगा बहन प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग रही है, तो भाई क्या बोलेगा, भाई तेरे को प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए तो ले, और तेरा मेरा रिश्ता खत्म, बात खत्म। अब लड़की की पूरी जिंदगी पड़ी है, उसके बच्चे हैं, वो कैसे छोड़ देगी अपना मायका? तो उस चक्कर में लड़की नहीं मांग रही। लेकिन अगर इस बात को हम ऐसे ही करें क्लास के अंदर, तो फिर वही बात, अरे मैडम ये कौन सी बात कर रही है। लेकिन NCERT बराबर इस चीज़ को कोट कर रही है कि हमारे देश में, हमारे समाज में लड़कियां प्रॉपर्टी में आज भी हिस्सा नहीं मांगती हैं। वो परेशान रहती हैं, भूखों मर रही हैं अपने घर के अंदर, लेकिन वो कभी भाइयों से ये नहीं कहती कि भैया घर बेच दो और मुझे मेरा हिस्सा दे दो। वो अपने ससुराल में मार खा रही है रोज,
पीटी जा रही है, मारी जा रही है, लहूलुहान हो रही है कि जा तू हिस्सा मांग, फिर भी वो हिस्सा नहीं मांग रही है कि किस मुंह से अपने भाई से बोलेगी, माँ बाप से बोलेगी। कल को माँ बाप से, भाई बहन से रिश्ता खत्म हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है, भाभी कल को क्या बोलेगी, इस लड़की ने हिस्सा मांगा, आज के बाद से इसकी एंट्री बहन है मेरे घर में, ये आज के बाद से नहीं आएगी। और जब भाभी ने बोला तो भैया ने भी मना कर दिया, भाई आज के बाद से तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म है। तो जब ऐसी बातें हम एनसीईआरटी में पढ़ते हैं ना बेटा, तो हमें आ जाओ बेटा, आ जाओ, काफ़ी चमकीले चेहरे दिख रहे हैं। इतना रंग खेलने के बाद तो लग रहा था कि जमीन की तरह तुम लोग के चेहरे भी साफ होने नहीं चाहिए थे। साहब काफ़ी मेहनत की है तुम लोगों ने अपने चेहरे के ऊपर, है ना, काफ़ी मेहनत की है, वरना तो चेहरे तो तुम लोग के अभी तक लाल पीले होने चाहिए थे, है ना। खूब घिसा है तुम लोगों ने 2-2 घंटा नहा कर रोज। तो आई बात समझ में। तो जब ये बात एनसीईआरटी बोलती है ना, जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे टॉपिक, तो आपको खुद को फील होगी वो बात समझ में आ रही है बेटा। फिर इसी तरीके से जब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं कि जहाँ पर 2 सहेलियाँ हैं जो मुस्लिम हैं, हिजाब पहने हुई हैं, हमेशा बुरखा किए रहती हैं, तो वो एक दूसरे से बात करती हैं और ये कहती हैं, क्या तो उसमें नाम है लड़की का, तो लड़की दूसरी लड़की से कहती, क्या कभी कोई ऐसी दुनिया होगी जो बिना मर्दों की होगी, बिना आदमियों की दुनिया होगी। अगर हम उसको इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं, तो कल्पना कर कैसा लगता है। क्या तो नाम है, फसाना, क्या नाम है लड़की का, ऐसा कुछ नाम है एनसीईआरटी में, अच्छा नाम है ऐसे कुछ, फरजाना, फसाना, ऐसा कुछ नाम है उसका, रुखसाना, आई थिंक रुखसाना, शायद रुखसाना नाम है शायद, तो रुखसाना नाम है। तो दूसरी सहेली कहती है, हाँ यार इमेजिन करके ही बड़ा अच्छा लग रहा है कि बिना मर्दों की दुनिया, जहाँ पर हमें देखने वाला कोई नहीं है, गंदी नज़रों से देखने वाला कोई नहीं है, फप्तियाँ कसने वाला कोई नहीं है, ईव टीजिंग करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि ये हिजाब हम उन मेल से ही तो करते हैं, मर्दों से ही तो करते हैं ना। भाई मुस्लिम में हिजाब किससे किया जाता है, उसी से किया जाता है ना, जहाँ लेडीज़ बैठी हैं वहाँ थोड़ी ना हिजाब होता है। हिजाब किससे होता है, पराए मर्दों से होता है मेनली, है ना, कि भाई पराए मर्द हमें ना देखे तो उसके लिए बुरखा पहना दिया जाता है, सिर्फ आँखों में भी। आप और कंट्रीज़ में जाएंगे, सऊदी वऊदी की तरफ जाएंगे, और तो ये तुर्की, टर्की वगैरह जाएंगे, जो प्योर मुस्लिम कंट्री, इंडोनेशिया, तो वहाँ पर तो हाथों में ग्लव्स भी पहने जाते हैं, है ना, हाथों में ग्लव्स भी पहने जाते हैं कि हाथ की ये फिंगर्स भी दिखनी नहीं चाहिए, स्किन कहीं से कुछ दिखनी नहीं चाहिए। अगर स्किन दिख गई तो वो बहुत ही कैरेक्टरलेसनेस मानी जाती है मुस्लिम, उसमें जो प्योर मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। हाँ भी इंडिया में इतना नहीं है, पाकिस्तान में भी जो कराची वगैरह वो तो काफ़ी मॉडर्न है, वहाँ तो लड़कियाँ काफ़ी अच्छे छोटे कपड़े भी पहन रही हैं, जीन्स वगैरह पहन रही है, लेकिन एक पाकिस्तान का हिस्सा है जो काफ़ी अभी भी कंजर्वेटिव है, तो वहाँ पर तो वही अभी बुरखा है, बुरखा ना पहना जाए तो गला काट दिया जाता है। तो आप जाएंगे देखेंगे इस तरीके की कंट्रीज़ जो हैं, बिल्कुल लेबनान वगैरह जो प्योर मुस्लिम कंट्रीज़ है, तो एकदम गला काट दिया जाता है तुरंत। अगर लेडी ने मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर लिया, हंस लिया, इस तरीके की चीज़ें हैं, बॉडी का कोई हिस्सा गलती से दिख गया तो तुरंत उसका गला काट दिया जाता है। और पति ही ये काम करता है, पति ही उसका गला काट देता है, या घर के भाई वगैरह बहन का गला काट देते हैं, भाई कि तुमने अपने अंग का प्रदर्शन कर दिया, ये सिर्फ ये दिखने पर ही। तो और आँखों में भी जाल रहता है, तो आंखें भी पूरी नहीं दिख सकती हैं, जो हिजाब रहता है पूरा बुरखा रहता है, उसमें भी यहाँ जाल रहता है। अब इंडिया में भी क्या बदलाव तो बहुत हो गया, लेकिन कुछ ऐसे लोग देखिए, वो तो हिंदू में भी और मुस्लिम में भी, हिंदू में भी घूंघट कराने वाले लोग आपको बहुत मिलेंगे कि लेडीज़ यहाँ तक का घूंघट करके बैठी हैं। हम किसी एक धर्म पर तो बात कर नहीं रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि हिंदू का मैं राजस्थान में आप जाइए तो अभी भी तलम बलम्बा घूंघट कराया जा रहा है ना। वो ठीक है, हर धर्म की अपनी बुराई भी और अच्छाई भी है। ये भी इस पेपर की खूबी है कि हर धर्म पर हम बात करेंगे, हिंदुओं पर भी, मुस्लिम पर भी, क्रिश्चियंस पर भी, इन बायस्ड होकर नहीं, किसी कट्टरता से नहीं, बहुत ही खुले दिमाग से। यही इस पेपर की खूबी है, और आपको भी उतने ही खुले दिमाग से बात करनी है, उस मर्यादा का ध्यान रखते हुए। इसलिए नहीं कि क्लास में ही कुछ मुस्लिम बच्चे हैं, ऐसा नहीं है। मैं तो सालों से पढ़ा रही हूँ, क्लास में कोई मुस्लिम बच्चा ना हो तब भी कभी भी मर्यादा को हमें लांघना नहीं है, क्योंकि सब इसी देश के निवासी हैं, सबकी अपनी अच्छाइयाँ और देखिए सबकी अपनी बुराइयाँ हैं। तो इसलिए उसको मजाक के मूड में या तंज कसते हुए हम लोग बात ना करें। जो बुराई है उसको बताएं कि हाँ ये बुराई है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है। उसमें बाइस्ड भी ना हो कि नहीं ये मेरे धर्म की बात हो रही, नहीं मैडम मेरे धर्म में तो ऐसा नहीं, मेरी जाति। अभी आपको लग रहा होगा हम ऐसा कैसे करेंगे, पेपर को आगे बढ़ने दीजिए, मैं 4 दिन बाद आपसे बात करूँगी, आप लड़ने पर आ जाएंगे कि नहीं हमारी जाति में ऐसा नहीं है, नहीं हमारे स्टेट में ऐसा नहीं है। नहीं मैडम, मैं तो पढ़ा रही हूँ ना बेटा सालों से, बच्चे किस लेवल तक लड़ते हैं मुझे पता है ना, किस लेवल। हाँ तुम भी लड़ना, बिल्कुल लड़ना, बिल्कुल लड़ना। तो लड़ते हैं बच्चे कि नहीं मैडम मेरे स्टेट में ऐसा नहीं है, नहीं मैडम बिहार में तो ऐसा नहीं है। अब इतना बायस्ड क्यों हो रहे हो भाई तुम बिहार के लिए, यूपी के लिए, महाराष्ट्र के लिए, पंजाब के लिए?
कुछ बच्चे धर्म को लेकर बाइस्ड होते हैं। बाइस्ड क्या होते हैं? बंदूकें निकल आती हैं क्लास में। टीचर पढ़ा रहा है इंडियन सोसाइटी, 2018 का समय चल रहा है, 2018 टीचर पढ़ा रही है प्रयागराज, समझ गए ना, प्रयागराज, इलाहाबाद एकेडमी का नाम निर्माण IAS, ठीक है। निर्माण IAS में प्रयागराज में टॉपिक चल रहा है, पढ़ाने गई हूँ मैं। KD सर ने पहले ही टोक दिया था, देख लीजिएगा मैडम, बहुत आराम से चीज़ों को डील करना है। हालांकि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बाइस्ड नहीं रहते हो, पर चूंकि मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे भी बहुत है क्लास में, लगभग 50-60 और बाकी 150-200 बच्चे हिंदू और अदर कम्युनिटी के बच्चे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तो कुछ नहीं बोला, मैंने तो जैसा था अपना पढ़ाया। बच्चों ने भी खूब तालियां बजाई, खूब किया। वहाँ का बच्चा बंदूक लेकर क्लास में बैठता है, लेकिन टीचर अच्छा पढ़ाता है तो झुक कर पैर भी छूता है। ये प्रयागराज के, इलाहाबाद के लड़कों की खास बात है। लड़कियां तो चलो हर जगह एक जैसी होती, सीधी सादी, तो लड़के जो है वहाँ मुझे पता होता था कि वो कट्टा, चाकू, ये सब क्लास में लेकर आते हैं। और 250-300 बच्चों की क्लास में बाउंसर खड़े होते थे, 10-12 बाउंसर्स होते थे, काले कपड़ों में खड़े हुए, गन पकड़े कि कल को कोई भी बात होगी। ये प्रयागराज के क्लासेस के हालात है आज भी, ऐसा नहीं है 2018 की बात है तो 24 में बदल गया, इससे बुरे हालात हो गए अब तो 24 में। तो ये हालात है बच्चों के भाई, और कुछ उसका किया नहीं जा सकता। इलाहाबाद के लड़के ऐसे ही हैं। अब लास्ट क्लास है, 22वां-23वां दिन था, लास्ट क्लास थी भाई, आज जाना था। मैंने कहा भाई डाउट है, ये है वो है। एक लड़का खड़ा हुआ, मैडम बहुत अच्छा पढ़ाया आपने, ताली बजाओ सब लोग। बड़ा ऑकवर्ड लगा, ठीक है बजाओ ताली, कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ कर भी नहीं सकते। आखिरी दिन था, लग रहा था सब कुछ ठीक ठाक निकल गया, जंग जीत ली, ठीक। वो भी सोसाइटी जैसा टॉपिक पढ़ा दिया भाई, जिसमें हिंदुओं की बात हो रही है, मुस्लिम्स की बात हो रही है, हर धर्म और जाति की बात हो रही है, स्टेट की बात हो रही है। देखो बेटा कुछ छूटेगा नहीं इस टॉपिक में। तो लड़का खड़ा हुआ बोला मैडम आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, बहुत ही अच्छा पढ़ाया, ताली बजाओ। ठीक है, ताली बज गई। मैं कहा ठीक है बेटा, और सब ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं मैडम दिक्कत कुछ नहीं है, बस एक क्वेश्चन था आपसे। हाँ, मैंने कहा पूछो, आज लास्ट क्लास है, डाउट क्लास है, पूछो। ट्रेन तो क्या है मेरी शाम की है, मैं मज़े से बोल रही हूँ। ट्रेन तो क्या है मेरी राजधानी है, 7-8 बजे की है, आराम से पूछो। नहीं कह रहे मैडम कोई क्वेश्चन नहीं है, बस एक डाउट है आपसे, जो पूछना था आपके मुंह से सुनना था। आपको लगता है कि मुसलमानों को इस देश में रहना चाहिए? अबे, आपको लगता है कि गांधी का फैसला सही था? आपको लगता है गोडसे ने जो किया वो सही था या गलत था? है? अबे 3 सबसे ज्वलंत मुद्दे, अबे तुझे मैं ही मिली फेंकने के लिए, तूने मेरे और फेंक दिए। मैडम खड़ी होकर बेचारी बताए। मैंने बोला देखो इन क्वेश्चंस का आंसर देना मैं ठीक नहीं समझती हूँ। KD सर आपको हिस्ट्री पढ़ाते हैं, बहुत महान व्यक्ति है KD सर। आप एक काम करो ना, इनके बाद KD सर की, मेरे बाद KD सर ही आ रहे हैं पढ़ाने के लिए, आप बेटर हिस्ट्री में ये नहीं बोला। नहीं, सोसाइटी आपने भी पढ़ाया है, इसका जवाब तो आज आपको मैडम इसी टोन में बोला देना ही पड़ेगा। तभी मैं एक बार आपको बता रही थी ना कि मैंने बहुत कुछ देखा हुआ है कि स्टूडेंट्स क्या होते हैं और कैसे होते हैं। बाउंसर से बोला बैठ जाओ चुपचाप, बोला नहीं बैठेंगे, जो तुमने पकड़ा है वो हम भी पॉकेट में रखकर घूमते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जितना मैडम से पूछ रहे पहले मैडम उसका जवाब देगी तो ही आज यहाँ क्लास से जाएगी मैडम, कि मैडम का विचार क्या है। मैडम हिंदू है, मैं एक कट्टर हिंदू हूँ, और मैडम को इसका जवाब आज यहाँ देना पड़ेगा। शी इज़ आवर टीचर, हमारी टीचर है, बिना जवाब दिए वो यहाँ से आज जाएंगी नहीं। अब बाउंसर को समझ में आ गया कि मैडम के तो पसीने छूट गए, रिकॉर्डेड थी सारी चीज़ें। क्या हुआ आई डोंट नो, क्या हुआ वहाँ से KD सर को पता चला, मैनेजमेंट ने देखा, बाउंसर और भी उनके पास थे, भेजा तुरंत की तुरंत लड़के को कॉलर से पकड़ के बाहर लाया जाए। उतने में मुस्लिम लड़कों ने विरोध कर दिया, मुस्लिम लड़कों ने हंगामा कर दिया क्लास में, ये क्या क्वेश्चन है, ये क्या सवाल है। और मैडम ने इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया, और मैडम से मांगने का क्या मतलब है, इसका जवाब हम देंगे नीचे उतर के। मैडम नहीं देगी, मैडम दिल्ली से आई है, मैडम को जाने दिया जाए, मैडम ने पढ़ाया, बहुत बढ़िया पढ़ाया मैडम, आप तो निकलिए, अब मामला हमारा, हम लोग निपटेंगे। अब जैसे तैसे बाउंसर से मुझे 10-12 बाउंसर से हाथ करके निकाला, भाई मैडम को तो निकालो यहाँ से। तुरंत फ्लैट वगैरह भेजा कि कोचिंग में भी इनका रुकना ठीक नहीं है। बाद में पता चला भयंकर घमासान हुआ, मेरी टिकट भी कैंसिल कराई गई। तुरंत उन्होंने अर्जेंट तत्काल में, मेरे हस्बैंड भी साथ थे, दूसरी ट्रेन थी 5 बजे वहाँ से, बोले आप तो मैडम इससे निकलो सबसे पहले, आप रात की ट्रेन का वेट मत करो राजधानी का, ये लड़के हैं, इन्हें फ्लैट भी पता है कहाँ पर है, ये कुछ भी बात कर सकते हैं। मैंने कहा भाई मैंने तो बोले, आपने कुछ नहीं बोला, यहाँ हर टीचर का हाल यही होता है, यहाँ हर टीचर का हाल यही है, आप चिंता मत कीजिए कि आपने कुछ गलत पढ़ाया है।
आते जाते केडी सर के पास कि मैंने कहा सर बस बहुत बढ़िया जगह भेजा, अब दोबारा नहीं जाना। एंड आपको सुनकर आश्चर्य होगा, ओरिजिनली वैसे मैं इलाहाबाद से ही हूँ, मतलब प्रयागराज से ही हूँ, मतलब जो बर्थ वगैरह हुआ, मेरे फादर वगैरह हैं, दादाजी वगैरह, वो जब पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था तो लाहौर से आए थे मेरे दादाजी, तो वो इलाहाबाद ही आए थे। तो हमारी एजुकेशन भी मेरी 8th क्लास तक की वहीं हुई है, हम जानते थे। और मेरे फादर ने मुझे बहुत मना किया था, तू नहीं जाएगी इलाहाबाद पढ़ाने, नहीं जाएगी। लेकिन मुझे लगा नहीं यार, मेरे फादर कह रहे वो कभी नहीं सुधरेगा, प्रयागराज कभी नहीं सुधरेगा, तू मत जा बेटा, ये जीवन की गलती। और इसी शर्त पर बस मेरे हस्बैंड गए थे कि अकेले तो नहीं भेजेंगे। तो फादर ने बोला तुम जाओगे साथ में, ये अकेली नहीं जाएगी। कुछ भरोसा नहीं इलाहाबाद का, वहाँ बॉम्ब फट जाते हैं। जब मेरा ब्रदर पढ़ रहा था जिस कॉलेज में, वहाँ पर जॉर्ज टाउन कॉलेज में 12th क्लास में, बॉम्ब, प्रिंसिपल को बॉम्ब से उड़ा दिया गया, चिथड़े यूँ पेड़ों में लटके हुए थे। ये हालात है अभी भी वहाँ पर प्रयागराज में। सीधा कट्टे से प्रोफेसर ने पढ़ाया, प्रोफेसर ने डांट दिया, ये तो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उठाया, निकाला कट्टा, शूट। तुम बोले कैसे? अब योगी के आने के बाद काफ़ी कुछ बदलाव है, लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आज भी आप डालिएगा कभी नेट में, नंबर 1 की गुंडागर्दी की यूनिवर्सिटी है। जो प्रयागराज यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, नंबर 1 की गुंडागर्दी वहाँ पर है। लड़कियाँ सेफ नहीं हैं। कान पकड़ा, दोबारा इलाहाबाद, कोई लाखों करोड़ों भी दे दे, भाई साहब इलाहाबाद पढ़ाने नहीं जाना, प्रयागराज नहीं जाना। पापा ने कहा मिल गया सबक और जाओ, हम तो वहीं की पैदाइश थे, तुम लोग बड़े हुए, इलाहाबाद कभी नहीं सुधरेगा। और आज भी देख लीजिए इलाहाबाद का वही हाल है, आप सुनते रहिए, अंदरूनी बहुत गुंडागर्दी वहाँ पर चलती रहती है, वो आती नहीं है। तो ये है इंडियन सोसाइटी पेपर, बताया आपको किस्सा कि ये पेपर है। तो इसीलिए जब भी बात करें मर्यादा में करें, ये नहीं कि हम हिंदू हैं तो मुसलमान को तंज करें, हम मुसलमान हैं हिंदू करें। मैंने पहले ही टॉपिक शुरू भी नहीं किया, सिलेबस ही बताया, मैंने पहले क्या बोल दिया, हर धर्म की अपनी कमियां हैं और हर धर्म की अपनी अच्छाइयां हैं, खूबियां हैं, इस बात को आप मान लीजिए। तो अगर हम मुस्लिम में कोई कमी निकालते हैं तो उसके पहले हमें अपने अंदर भी झांक लेना चाहिए कि हिंदू धर्म में क्या होता है, दहेज के नाम पर लड़कियों को जला दिया जाता है। तो कोई बात नहीं, मुस्लिम में ट्रिपल तलाक के नाम पर वहाँ लेडीज़ को आधी रात को धक्के मार के निकाल दिया गया। तो बुराइयाँ तो दोनों में। अब हम बोलेंगे सारी बुराइयाँ मुस्लिम में हैं, सारी बुराइयाँ क्रिश्चियंस में हैं या सिख में, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। सब चीज़ें सब धर्म में चलती। तो नॉन बायस्ड होकर आपको डिस्कशन करना, और मैंने क्या बोला, डिस्कशन किए बिना आप रहेंगे नहीं। और स्टेट को लेकर प्लीज़ इतना बायस्ड मत रहिएगा, मेरा यूपी हाय, हाय मेरा बिहार, हाय मेरा हरियाणा, हाय वाय मत करना। हाँ, फर्स्टली वी आर इंडियंस, हम लोग इंडियन हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इंडियन है, और यूपीएससी का पेपर दे रहे बैठे, नेता नगरी की क्लास नहीं चल रही है। क्या आपको नेता नगरी करनी है, कल की डेट में नेता बनना है तो यूपीएससी निकालना है, पूरा भारत हमारा है। तो जो कमी आपके स्टेट में है उसको खुलकर बताइए। क्या बिहार में ये कमी है मैडम? यूपी में ये कमी है, महिलाओं की स्थिति आज भी यूपी बिहार में खराब है। इसे आप जबरदस्ती धिक्कारिए मत, और ये कहकर कि मेरे घर में ऐसा नहीं, तो कृपया करके अपने घर की बात मत कीजिएगा। आपके घर में आपका कितना सम्मान है कोई पूछने नहीं बैठा। यूपीएससी पूछ रहा है कि देश में महिलाओं का क्या सम्मान है, उसको बताइए। समझ रहे ना, आपका कितना सम्मान है, आपके घर में कितने लाड प्यार से आपको रखा गया। यूपीएससी आप में इंटरेस्टेड नहीं है, उसका इंटरेस्ट आप में है सिर्फ इसलिए कि आपने इंडिया को कितना जाना और पहचाना है। तो इस बात को समझ आप पैदा, इस बात की समझ आप अच्छी तरीके से पैदा कर लीजिए। बहुत सी लड़कियां भी क्योंकि बहस करती है ना, नहीं मेरे घर में तो ऐसा नहीं है, मेरे घर में तो मुझे भाइयों से अच्छा रखा जाता है। भाई तेरे घर में तुझे भाइयों से अच्छा रखा जाता है, पूरे इंडिया में तो निकल कर देख ले एक बार। नहीं ऐसा तो नहीं है, मेरे घर में तो पापा भाई के लिए पैसा खर्च ना करिए, मेरे लिए कर देंगे भाई। लेकिन पूरे इंडिया के हालात ऐसे नहीं हैं, ठीक है। इसी देश में ऑनर किलिंग भी होती है, और वो ऑनर किलिंग भी बाप भाई ही करते हैं, इस गलती में भी मत रहना। और उसी हरियाणा में करते हैं, उसी पंजाब में करते हैं। तो अगर लड़की का अफेयर किसी के साथ है तो वही पिता जो बहुत प्यार करता है, ठीक है, वही भाई, वो कहते हैं ना असली पहचान कब होती है, मेल की। ऐसी जगह पर पापा बहुत अच्छे हैं, ठीक है, अफेयर कीजिए और बोलिए पापा अदर कास्ट के लड़के से शादी करी, फिर पता चलेगा पापा की बुद्धि कैसी थी, हाँ भाई की बुद्धि कैसी थी। वो ठीक है, जब तक सब ठीक चल रहा है वो तो सब ठीक ही चल रहा है, फिर बात समझ में आई ना। तो तब पता चलेगा कि पापा कितने अच्छे हैं, है ना, और भाई कितना लविंग एंड केयरिंग है, खास तौर से अदर कास्ट
सेम कास्ट है तो फिर भी झिकझिक होगी, मार पिटाई तो आपकी तब भी होगी, 2-4 थप्पड़ घूसे लात आप पर फिर भी चलेंगे ही चलेंगे। हाँ लेकिन फिर भी ठीक है, चलो अल्टीमेटली लड़का थोड़ा गरीब है, ठीक ठाक नौकरी, चलो कास्ट अपनी है। अदर कास्ट सुनकर कोई बड़ी बात नहीं, पर मम्मी की पिटैया हो जाए, तूने नहीं देखा सबसे पहले लड़की को, देख अदर कास्ट में इश्क लड़ा बैठी है ना, तूने नहीं सिखाया उसे कि अपनी कास्ट में कुछ करना भी। तो अब बेचारी मम्मी भी फ्रैंक होकर, आप बच्चियां बड़ी बड़ी हो गई, सुन बेटा तेरा कुछ है तो नहीं, नहीं नहीं मम्मी कुछ नहीं, सुन बेटा कुछ है, सुन बेटा कुछ हो भी तो अपनी कास्ट में कर लेना, देख लेना बेटा, अपनी कास्ट की लड़की को पसंद, पापा को मुझे कहने में आसानी होगी। मम्मियाँ यही कहती हैं, झूठ मत बोलना, सबकी माँ यही कहती है, हमारी माँ भी यही कहती थी, और हम भी माँ है, मेरी बेटी भी कॉलेज में आ रही, मैं भी यही कहती हूँ, देख बेटा बाकी तो कुछ नहीं है, देख बेटा बाकी तो कुछ नहीं है, पंजाबी लड़का पसंद करना बस। मम्मियाँ बार बार ये क्यों बोलती हो? मैंने कहा बेटा वक्त का पता नहीं, तुम कॉलेज जाओ कोई लड़का पसंद आ जाए, भाई पहले कास्ट पूछ लेना, चलो पंजाबी है तुम्हें पसंद आ रहा है तो ओके ओके ओके, मैं भी यही बोलती हूँ, मैं मना लूँगी सबको घर में, पर पंजाबी होना चाहिए यार, अदर कास्ट नहीं चलेगा। और ये माइंड करने की बात नहीं है, दैट इज कॉल्ड सोसाइटी बेटा, यही सोसाइटी है जहाँ जात धर्म सबसे ऊपर है, और अदर रिलीजन है तो फिर आपको पता है पूरे देशव्यापी दंगे हो सकते हैं। सही बात है ना, क्योंकि आज की डेट में उसे लव जिहाद बोल दिया जा रहा है, समझ रहे ना। तो बी अलर्ट, क्या किया जाए, समाज में है हिंदू की लड़की अगर मुसलमान के किसी लड़के से प्यार कर ले, अफेयर में आ जाए, शादी करना चाहे, तो पहला का नाम क्या होगा, लव जिहाद। यही मुस्लिम के साथ है, तो धर्म भी है हमारे यहाँ पर बेटा बहुत बड़ा। तो ये चीज़ें सोसाइटी आपको बहुत अच्छी तरह सिखाती है, और ये भी बताती है कि हमें इन चीज़ों में बदलाव भी करना चाहिए। समय बदल रहा है, अब अच्छा आज ही से सोसाइटी शुरू है, मतलब तुरंत अपने अपने लव अफेयर की बात करो, तेरा किससे तेरा किससे तेरा किससे, अच्छा अच्छा हाँ हाँ हाँ, अपना अपना सब तय कर लेना आज क्लास के बाद, ये तेरा किससे, ठीक है मेरा तो ठीक है, मेरी तो ठीक है, अपनी अपनी जात और धर्म देख लेना, है ना, सही बात है ना बेटा, क्यों विशाल? लव जिहाद का मतलब होता है, जनरली हमारे कंट्री में सुप्रीम कोर्ट ने नाम दिया है, यूपी गवर्नमेंट, उत्तराखंड गवर्नमेंट, इन्होंने भी एक बिल बनाकर पेश किया है, खास तौर से लव जिहाद बोला गया मुस्लिम लड़कों के लिए, जब वो हिंदू गर्ल्स के साथ अफेयर मेंटेन करते हैं, शादी करते हैं, एग्जैक्टली फिर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं, मारपीट करते हैं, और जबरन धर्म परिवर्तन उनसे कराते हैं मारपीट कर, और अगर वो धर्म परिवर्तन नहीं करती है तो उसे मार देते हैं, या एक आध बच्चा हो जाता है तो उसे छोड़ देते हैं। एंड सम टाइम तो ऐसा भी हुआ है हमारे कंट्री में, जिस बात को केरला स्टोरी में दिखाया गया वो गलत नहीं है, बिल्कुल ट्रू है, वो बिल्कुल ट्रू है कि या तो उन्हें सऊदी अरेबिया, लेबनान, टर्की, इंडोनेशिया ऐसी जगहों पर जिहाद के नाम पर सप्लाई कर दिया जाता है, और वहाँ उन्हें मजबूर किया जाता है कि हमको बॉम्ब ब्लास्ट, हाँ हाँ, दो तो नहीं नहीं, एक क्रिश्चियन थी उसमें, एक क्रिश्चियन थी बेटा उसमें, एक क्रिश्चियन थी, और वो काफ़ी एडिक्ट थी अपने ऊपर, वो नहीं पलटी थी, लेकिन फिर भी उसे मोलेस्ट कर ही दिया गया था बैडली, ज़बरदस्ती उसे मोलेस्ट कर दिया गया, जबकि वो नहीं मान रही थी, वो अपने धर्म के लिए बिल्कुल पक्की थी कि नहीं मेरा धर्म अच्छा है, मेरा जीसस अच्छा है, लेकिन फिर भी उसे इतना ज़्यादा किया गया कि फाइनली उसे गलत मेडिसिन वगैरह देकर उसे मोलेस्ट कर दिया जाता है, उसे बर्बाद कर दिया जाता है। और जो मेन लड़की थी साउथ इंडियन, उसका तो आपको स्टोरी, उसके ऊपर तो स्टोरी ही बनी थी पूरी, है ना, कि किस तरीके से वो कैसे भाग कर फिर आती है और क्या होता है चीज़ें, है ना, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो वो जनरली हमारी कंट्री में मुस्लिम पक्ष के लिए लव जिहाद वर्ड यूज़ किया जा रहा है कि जब मुस्लिम लड़के लड़कियों के साथ अफेयर चलाते हैं, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इस चीज़ को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मतलब देखिए क्या होता है ना बच्चों, ये तो बहुत लोकल सी बात है। अब देखिए हम लोग बोलते हैं हम लोग पढ़े लिखे, यही बोलते हैं ना पढ़े लिखे क्या है। अब देखिए अतर आमिर और टीना डाबी तक के बीच में टीना डाबी ने ब्लेम कर दिया कि अतर आमिर उसे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रहा था कि वो मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर ले, लेकिन टीना डाबी उसके लिए रेडी नहीं थी। तो फाइनली दोनों, चलिए वो बहुत पढ़ी लिखी थी, वो बहुत पढ़ा लिखा था, डर था बहुत, सरकार में थे दोनों, लेकिन मान लेते कि टीना डाबी की जगह कोई आम लड़की होती तो शायद बहुत मोलेस्ट की जाती, बहुत प्रेशराइज की जाती। वो पढ़ी लिखी थी, अतर आमिर को ही पता था कि मामला बहुत बड़ा हो जाएगा, और फिर भी बड़ा हुआ। तो इस वजह से टीना डाबी ने डिवोर्स लिया और फाइनली उसने एक हिंदू लड़के से ही हाँ शादी की। तो धर्म फिर हमें, जब हम सोसाइटी पढ़ते हैं तो जब हम लोग बोलते हैं ना बेटा कि जाति और धर्म क्या होता है, तो एक्चुअली हमें पता चलता है कि नहीं ये बहुत बड़ी चीज़ है। सिर्फ धर्म ही नहीं बेटा, जाति भी।
देखो सच्चाई है कि हम लोग जिस जाति में हैं, जिस किसी भी मुसलमान हिंदू छोड़िए, क्रिश्चियन ये सब छोड़िए, मैं तो कह रही हूँ हम लोग हिंदू ही हैं या मुसलमान ही हैं, और जाति हमारी अलग है। तो देखिएगा हमारे लिए भी दूसरी जाति में रहना थोड़ा मुश्किल है, हमें लगता है पहले वो चीज़ें, पर एक्चुअली ये चीज़ें सोसाइटी में जो बनी थी वो शायद मतलब मैं उसमें कट्टरता की बात नहीं कर रही हूँ कि मर्डर कर दिया जाए, ऑनर किलिंग हो, ये नहीं हो, पर शायद वो कुछ फैसिलिटी के हिसाब से ही बनी थी। जैसे बड़ी सीधी सी बात है कि आपकी जो फूडिंग हैबिट है, आपको पता है वो आपकी कास्ट के हिसाब से है। कभी फील करके देखना बेटा, और ना होना इस बात को तो फील करना किसी और कास्ट के घर में आप मान लीजिए गए और रहे और खा रहे हैं, मैं यकीनन बोलूँ 4 दिन के बाद आपके हलक से निवाला नहीं उतरेगा, क्योंकि आपके कास्ट, आपके स्टेट, आपके धर्म के हिसाब से उन चीज़ों की आपको हैबिट है। जैसे मान लीजिए मुस्लिम है, उसे नॉनवेज खाना है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या एक हिंदू जो नॉनवेज खाता भी हो वो रोज़ नॉनवेज खा सकता है? वो नहीं खा पाएगा, ये बिल्कुल सच्चाई है। लेकिन मुस्लिम में मान लीजिए नॉनवेज नहीं मिले तो भाई उन्हें लगता है कि वेज से उनका पेट नहीं भर रहा है। गलती ना तो उनकी है ना तो उनकी है, भाई ठीक है, मुस्लिम में उनका धर्म बना है, हमारे यहाँ पर हमारा है। क्रिश्चियंस के घर आप जाएं, अंडों की इतनी बुरी महक आएगी कि आप 10 मिनट नहीं बैठ सकते। अब हम अंडा खाते हैं, पर हम कैसे खाते हैं? कभी कभार मान लीजिए, लाइक हफ्ते में 1-2 बार कभी ऑमलेट खा लिया, कभी भुर्जी खा ली, बॉयल खा लिया। फिर हम लोग क्या एक हैबिट होती है, अब जो बोला जाता है हिंदुओं के अंदर, बड़ी प्योरिटी, मम्मी उसमें बर्तन अलग करेगी, इसी में उबलेगा अंडा, खबरदार जो दूसरा बर्तन छुआ साफ करो उसे, ये करो वो करो, मतलब तो आप भी कहते भाड़ में जाए यार, खाना ही नहीं है। बात समझिएगा। मेरे घर में कभी मान लीजिए अंडा छोटी बेटी खाती है, मेरी छोटी बेटी सिर्फ, हम में से और कोई नहीं खाता, तो कभी वो बहुत बोलती है ऑमलेट बना दो, तो मैं इस तरीके से ट्रीट करती हूँ, वो खुद कहती मम्मी आप रहने दो यार, आप तो मुझे ऐसे ट्रीट करती हो जैसे पता नहीं मैं कैदी हूँ, मैं कोई अपराध कर रही हूँ। तो वो गुस्से में अब नहीं खाती है, वो गुस्से में ही बिल्कुल कहती मुझे नहीं खाना। उसके पापा कहते हैं तू खा ले, बोलते मम्मी इतना गंदा बर्ताव करती है, 4 बार तवे को धोती है, उस प्लेट को धोती है, मेरे को कहती है 4 बार हैंड वॉश करके आ, स्मेल आ रही तेरे पास से, तो वो कहती मुझे खाना ही नहीं इसलिए। तो हम लोग थोड़ा सा उस तरीके के अब, लेकिन देखिए क्रिश्चियंस के घर आप जाएंगे, केक बनते हैं, कुछ भी बनता है, उनके अंडा डलता है, अंडा भी खूब खाते हैं। बंगालीज के घर जाइए तो हिंदू ही है, लेकिन उनका मछली बहुत खाई जाती है। देखिए अब हम लोग मछली, मतलब लगता है कि कितनी स्मेल देती है मछली बाजार से निकल जाए तो वॉमिट कर दें हम लोग, पर वो रोज खाते हैं। तो हिंदू में भी ऐसे लोग हैं, तो ऐसा थोड़ी ना है कुछ कि कोई गलत है, समझ रहे हैं, या कोई खाने या ना खाने वाला कोई गंदा है। तो हम सबको देखिएगा अपनी अपनी हैबिट है, अपने अपने कास्ट के हिसाब से। जैसे कि विराट कोहली से एक बार इंटरव्यू लिया गया तो बोला गया कि आप पंजाबी हैं, आप फिर भी पराठे वगैरह खाते हैं, तो बाकी के तो लोग बड़े फिट रहते हैं, बोलते हैं कि नहीं खाना चाहिए, उससे बहुत कोलेस्ट्रॉल होता है, घी के पराठे होते हैं मक्खन डाल के। तो विराट कोहली ने जवाब दिया कि देखिए सुनिए, आप जिस कास्ट से, सेम बात उसने बोली थी इंडियन डाइवर्सिटी के ऊपर, अपनी कास्ट के ऊपर, कि देखिए मैं पंजाबी हूँ, मैं बचपन से पराठे खा रहा हूँ, तो मेरे लिए ना वो मेरा सबसे बेटर मील है, अगर मैं उसे ना खाऊं तो मैं वीक फील करता हूं। तो बाकियों के लिए वो बहुत कोलेस्ट्रॉल का फूड है, हैवी फूड है, लेकिन हम तो डेली खाते हैं, नाश्ते में, ब्रेकफास्ट में, और 12 महीने वही खाते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, यही चलता है। तो वही सारी चीज़ें। लेकिन अगर किसी और मान लीजिए कास्ट के पर्सन को, मान लीजिए गुजराती, अब गुजराती को रोज़ सुबह से आप बोले कि गोभी के पराठे, मूली के पराठे, आलू के पराठे, वो मर जाएगा 4 दिन बाद। उसे चाहिए सुबह खाखड़ा, फाफड़ा, बिल्कुल लाइट फूड, और हम लोग वो लाइट फूड खा दें तो हम लोग मर जाएंगे। मैं अहमदाबाद गई थी पढ़ाने के लिए, तो पहले दिन आया, बड़ा अच्छा लगा, पहले दिन ठीक लगा, हाँ लाइट लग रहा है, लाइट लग रहा है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, हाँ क्या बढ़िया नाश्ता है। दूसरे दिन आया, थोड़ा मुंह बना, तीसरे दिन, भाई साहब चौथे दिन तो मैं वीक फील करने लग गई। तो केतन भाई वहाँ पर बैठे थे, केतन भाई बोले बड़ी डल डल लग रही है, आपकी तबीयत ठीक है? मैं कहा केतन भाई मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, मेरा पेट नहीं भर रहा है, आपको नाश्ता नहीं आ रहा रूम में? और सरकारी मिला हुआ था मुझे, स्पीपा की ओर से जाती थी पढ़ाने के लिए, गुजरात गवर्नमेंट की ओर से, वही सब रहन सहन मेरा रखते थे बहुत अच्छा। तो वो अपनी ओर से बहुत बढ़िया जलेबी, खाखड़ा, फाफड़ा, वो मीठी कढ़ी सुबह से, एक आध दिन तो ठीक लगी, दूसरे दिन क्या किया जाए, तीसरे दिन, चौथे दिन, मैं कहा केतन भाई मैं तो वापस जाना चाहती हूँ, मैं कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही मेरी। बोले क्या हुआ, आपको डॉक्टर को दिखाते? मैं कहा भूख नहीं मिट रही और भूख बहुत लग रही है अंदर से। बोले आपको नाश्ता नहीं आ रहा? नहीं नाश्ता तो डेली आ रहा है, भर के आता है ट्रे एकदम। तो बोले तो फिर क्या कुछ पसंद है? तो बोले अच्छा आप पंजाबी हैं, वो कहते ना नॉलेज। मैं कहा हाँ मुझे पराठे चाहिए सुबह, बढ़िया मक्खन चाहिए, मुझे लस्सी चाहिए, 1 कटोरी दही चाहिए। सर तब मैं 9-9 घंटे की क्लास ले पाऊंगी, मुझे लंच मत दो, आप तो 2 पराठे आलू को भिजवा दो। भाई साहब दूसरे दिन से मिले टनाटन, 15-20 दिन पढ़ाया उसके बाद, क्यों आदत ही पेट को ये पराठे खाने की। और आज भी हम नाश्ते में पोहा नहीं खा सकते बेटा, मैं पंजाबी फैमिली से हूँ,
भाई पोहा कौन खाता है सुबह? तो पोहा हमारे पंजाबियों में खाते शाम को चाय वाय के साथ। भाई पोहा, पोहा, उपमा, उपमा कौन खा सकता है सुबह? इतना सा उपमा खा के पेट कैसे भरेगा? भाई हमको तो 2-3 पराठे चाहिए, एक कटोरी दही चाहिए, लस्सी चाहिए। अब गर्मी भी आ गई तो अपना तो पेट भरता। और वही आदत हमारे बच्चों में भी है, सेम आदत हमारे बच्चों में भी है। तो क्यों? वो कास्ट का फर्क है। ऐसी आपको आपके कास्ट के हिसाब से आदत होगी। वो आप हो सकता है पीजी में रह रहे हैं तो जबरदस्ती उन चीज़ों को फील कर रहे हो या झेल रहे हो, पर सबको ना बेटा अपने कास्ट, अपने स्टेट। बिहार में जाइए, सत्तू सत्तू। ऐसे दिल्ली के एक टीचर गए, पंजाबी तो नहीं थे, किसी और कास्ट के थे, बिहार गए, पता नहीं साउथ वाउथ से थे, पढ़ाने गए, उनको सत्तू का शरबत पिला दिया गया। वो एडमिट हो गए। वो सत्तू का नहीं, नमकीन क्या सब डाल वाल के, है ना, क्या प्याज व्याज भी डालते हैं उसमें क्या, हाँ, और कुछ वो डाल के, है ना। तो उनको बड़ा बढ़िया बिहार की फेमस डिश, बिहार की फेमस डिश बोलकर वो भी घटक गए। अच्छा मिल रहा है, मॉर्निंग में पिला दिया गया उनको। वो उसी दिन एडमिट हो गए। इतने लूज मोशन, इतनी वॉमिटिंग, इतनी कि वापस उनको भगाना पड़ा ठीक तरीके से। 4 दिन वो वहीं एडमिट रहे। मुझसे बोला गया, मैं कहा भाई साहब दूर से, अपन नहीं पी सकते सत्तू वत्तू, कोई बचपन से नहीं खाया। भाई बिहार के लोग खाते हैं, यूपी में लोग खाते हैं, हमारे यहाँ नहीं खाया जाता, हमने कभी खाया नहीं। मैं कहा हमें तो दूर रखो। लिट्टी चोखा, मैं कहा अपन नहीं खा सकते भाई, अपन नहीं खा सकते लिट्टी चोखा वगैरह, हमसे डाइजेस्ट भी नहीं होगी, क्योंकि जो चीज़ बचपन से खाई नहीं हमें पता वो हमें नुकसान ही करेगी, क्या बोला जाए। तो ये सारी चीज़ें बेटा, ये सब कास्ट है देखो, और ये टीच करती है क्या, इंडियन सोसाइटी। बहुत बढ़िया। सिर्फ ये चीज़ें नहीं है इसमें, इतनी सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है इसी तरीके से। और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, डोंट वरी। ऐसा नहीं कि मैडम डिस्कशन कर रही है मजाक में, मस्ती में, तो क्वेश्चन तो बड़े ही सीरियस होंगे। बढ़िया क्वेश्चन आएंगे, देखिएगा, खुद भी देखिएगा। देखा है कभी क्वेश्चन वगैरह इंडियन सोसाइटी के? देखा है कभी? पेपर वेपर नहीं देखा कभी? क्यों नहीं देखा बच्चों, मेरे मासूम प्यारे बच्चों? इतनी मासूमियत से बोलते नहीं देखा मैडम। हाँ, अब बात आई, क्योंकि अब तक समझ में नहीं आता था ये किस सेक्शन से आ रहे हैं। ठीक है, तो एक बार सिलेबस नोट करा दूं पहले मैं। ठीक है, पूरा सिलेबस आपको नोट करा देती हूँ, जो टॉपिक है वो नोट करा देती हूँ आपको। और जो एक बच्चा सिलेबस नोट करे हिंदी या इंग्लिश में अच्छी राइटिंग में, वो मुझे दे देना, क्योंकि मुझे अमन सर को भी देना है। ठीक है, तो आप ही को नोट करा रही हूँ। सर कहते हैं वो टॉपिक मुझे बता दीजिएगा आप क्या क्या कवर कराएंगी, तो वो आप बढ़िया लिखिए अच्छी राइटिंग में, और एक फ़ोटो मुझे दे देना, या मैं अपने मोबाइल से खींच लूँगी और फिर मैं वो अमन सर को पास कर दूँगी। चलो, तो सबसे पहले सिलेबस लिख लेते हैं बेटा, है ना। क्या हो गया संध्या, क्या हो गया बेटा, ये दुखी क्यों लग रही हो? अरे ऐसा मत करो, इतनी होली खेलने के बाद तुम लोग दुखी नहीं हो सकते। पूरा पोडियम भी रंग दिया। अरे टीचर का पोडियम तो छोड़ देते। हाँ, चलिए, तो इंडियन सोसाइटी का सिलेबस नोट कर लो बच्चों। पहले इंग्लिश को लिखवा देती हूं, लिख लो। फर्स्ट है सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। फर्स्ट टॉपिक है सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। दूसरा टॉपिक है डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। दूसरा टॉपिक है, बात नहीं करो बेटा, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। वेरी गुड, सही है, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। तीसरा टॉपिक है रोल ऑफ विमेन एंड विमेन्स ऑर्गेनाइजेशन। रोल ऑफ विमेन एंड विमेन्स ऑर्गेनाइजेशन एंड विमेन्स ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज। पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज। नेक्स्ट टॉपिक है पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज। तो सेजल, जो हम लोग पॉवर्टी की बात करते हैं यहाँ पर पूरा कवर हो जाएगा। बहुत अच्छा हुआ कि टॉपिक यहाँ पर
मतलब तुरंत लग गया आपका। तो इकोनॉमी के बिहाफ पे भी पढ़ा दूंगी इसे मैं पूरा, डोंट वरी, एकदम ईमानदारी से, ठीक है। और पूरा इसके बिहाफ पे भी है ना, तो प्रॉपर एकदम कवर हो जाएगा आपका टॉपिक, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन, देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर रेमेडीज, देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर रेमेडीज। Their problems and their remedies. Next, effects of globalization on Indian society. Effects of globalization on Indian society. अब इस टॉपिक में देखिएगा हमने व्हाट वाज द ग्लोबलाइजेशन हमने स्टडी किया है ना बेटा, इकोनॉमी के बिहाफ पे कैसे आया, क्यों आया, क्या कंडीशन बनी। अब यहाँ पर डिस्कशन क्या होगा जो हमने वहाँ पर उतने अच्छे से नहीं किया क्योंकि वो उसका टॉपिक नहीं था, हाँ, कि इफेक्ट क्या रहा सोसाइटी के ऊपर, अच्छा बुरा उसका क्या प्रभाव रहा। तभी मैं कहती हूँ ना कि टॉपिक्स आपस में कनेक्टेड रहते हैं बेटा, इंटरकनेक्टेड रहते हैं। और सम टाइम इसलिए आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर नहीं मिलते क्योंकि आपने वो टॉपिक अभी तक पढ़ा नहीं होता है। अगला लिखिएगा सोशल एम्पावरमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है सोशल एम्पावरमेंट, ब्रैकेट में SC ST एंड OBC। सोशल एम्पावरमेंट SC ST एंड OBC। SC ST कौन होते हैं? अनुसूचित जाति और जनजाति। और OBC कौन होते हैं? अदर बैकवर्ड क्लासेस। यस। नेक्स्ट टॉपिक है कम्युनलिज्म, कम्युनलिज्म, कम्युनलिज्म। नेक्स्ट टॉपिक है रीजनलिज्म, रीजनलिज्म। और लास्ट टॉपिक है सेक्युलरिज्म, और लास्ट टॉपिक है सेक्युलरिज्म। कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म। कितने हो गए बेटा? 11 हो गए ना, मैंने बोला था 11 टॉपिक्स है, ठीक है। आराम से आप इसको यूपीएससी के भी, मतलब मैं भी वहीं से लिखवा रही हूँ, फिर भी आपको क्रॉस चेक करना हो तो आप आराम से क्रॉस चेक कर लेना यूपीएससी के सिलेबस में खुद भी कि मैडम कोई चीटिंग तो नहीं कर रही है, कोई टॉपिक छोड़ तो नहीं रही है, तो क्रॉस चेक कर लेना। चलो बच्चों, ठीक, हिंदी मीडियम के बच्चों लिखो भारतीय समाज का पाठ्यक्रम या सिलेबस। पहला टॉपिक लिखिए भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं। पहला टॉपिक है भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं। दूसरा टॉपिक है भारत की विविधता, भारत की विविधता। आप हमेशा सुनते हैं ना यूनिटी इन डाइवर्सिटी, बहुत बार यूज करते हैं, प्राइम मिनिस्टर यूज करते हैं, मिनिस्टर्स है ना, ठीक है, तो वो सारी बातें इसके अंदर होंगी। अगला टॉपिक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है महिला की भूमिका, महिलाओं की भूमिका तथा महिला संगठन, महिलाओं की भूमिका तथा महिला संगठन। अगला है जनसंख्या तथा संबंधित मुद्दे। अगला है जनसंख्या तथा संबंधित मुद्दे। संबंधित मुद्दे। अगला है निर्धनता तथा विकासात्मक मुद्दे। निर्धनता तथा विकासात्मक मुद्दे। अगला है नगरीकरण या शहरीकरण, नगरीकरण या शहरीकरण तथा शहरीकरण की समस्याएं एवं उपाय, तथा शहरीकरण की समस्याएं एवं उपाय। अगला है टॉपिक भारतीय समाज पर वैश्वीकरण के प्रभाव। भारतीय समाज पर वैश्वीकरण के प्रभाव। भारतीय समाज पर वैश्वीकरण के प्रभाव। अगला सामाजिक सशक्तिकरण, सामाजिक सशक्तिकरण, ब्रैकेट में अनुसूचित जाति जनजाति
तथा अन्य पिछड़े वर्ग या SC ST OBC। सामाजिक सशक्तिकरण ब्रैकेट में SC ST OBC। ठीक, अगला टॉपिक है बच्चों सांप्रदायिकता। अगला टॉपिक है सांप्रदायिकता। अगला टॉपिक है क्षेत्रवाद, उसका अगला टॉपिक है क्षेत्रवाद। और लास्ट टॉपिक है पंथ निरपेक्षता, जिसे हम धर्मनिरपेक्षता भी कहते हैं। और आपको पता चलेगा कि धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता में क्या अंतर है, जो अभी तक आपको पॉलिटी में पता नहीं चला होगा कहीं भी, और प्रॉपर तरीके से पता चलेगा कि क्या अंतर है दोनों में। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है बच्चों? पंथ निरपेक्षता, हिंदी में। इंग्लिश के बच्चों के लिए तो वही सेकुलरिज्म है, पर हिंदी के बच्चों के लिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और जिसका प्रेम्बल है, प्रस्तावना है, तो उसमें बराबर पंथ निरपेक्षता शब्द का इस्तेमाल किया गया। लेकिन फिर भी भारत में बार बार हम क्या बोलते हैं? धर्मनिरपेक्षता। तो क्यों, है ना? तो ऐसे सारे जो आंसर है आपको इसमें मिलेंगे। आप टॉपिक पढ़ते जाना और आपको लगेगा मैडम पढ़ा रही है और पूरी तरीके से जो क्वेश्चन है वो मैडम के पढ़ाए वैसे आ रहे हैं। बिल्कुल फील करोगे आप। 15 से 16 से 17 18 जिसका मन चाहे पेपर उठाकर देखना, खुली छूट है। जिसका मन चाहे, जिस ईयर का, कोई चोरी नहीं है। और आपको बस थोड़ा 2-4 दिन रुकेगा, पढ़ते जाएगा और आपको लगेगा जैसा मैडम डिस्कस कर रही है, नोट्स बनवा रही, बिल्कुल उसी लय में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और थोड़ी मेहनत मेरे कहने पर बेटा इसमें कर लीजिए, साथ साथ मैं आपको बता रही हूँ बहुत मजे में रहेंगे। GS1 में आप अच्छे नंबर स्कोर कर पाएंगे। और आपको पता है कि UPSC में 2-2 नंबर की मगजमारी है, 1-1 नंबर की। और अगर वहाँ पर आप कहीं 20, 25, 30 नंबर एक्स्ट्रा गेन कर रहे हो किसी सब्जेक्ट में, आपका हाथ अच्छा है, तो आप समझ सकते हो कि आपका सिलेक्शन बिल्कुल पक्का होगा, श्योर है। तो टीचर का दायित्व ये बताना आपको, मेरी ड्यूटी है। तो अच्छे से पढ़िए बेटा, बहुत इजी टॉपिक है, शॉर्ट एंड श्योर है, क्वेश्चन वहीं से आएंगे। तो क्यों ना आप भी अपना हाथ आजमाएं, है ना? तो इसीलिए खूब मेहनत कीजिए। और बाकी की कोचिंग में भी जहाँ मैं पढ़ाती हूँ, बच्चे इसमें बढ़िया अपना हाथ रखते हैं, बढ़िया अपना पढ़ते हैं, उन्हें पता है, वो कहते हैं मैडम अच्छे नंबर खींचे जा सकते हैं, तो क्यों ना हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ें, क्योंकि हिस्ट्री और ज्योग्राफी की मेहनत ये पेपर कम कर देगा। ठीक है ना बच्चों? तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखकर चलना। चलो अब देखो, ये सारी चीज़ें NCERT जो आपको पढ़नी, बस मैं वो बता दूँ आपको। 12th क्लास की NCERT आपके लिए 12th क्लास की NCERT है, उसका नाम ही है इंडियन सोसाइटी। एग्जैक्टली उस पेपर का नाम ही दिया हुआ भारतीय समाज। ठीक है, मौसम ने जैसी लगभग टी शर्ट पहनी उसी टाइप का उसका पेज है, ऑरेंज लगभग, मतलब ना ऑरेंज ना येलो, एग्जैक्ट यही कलर उसके पेज का। ठीक है, तो हाँ दिखा दो बड़ी आज इंडियन सोसाइटी बिल्कुल मस्त प्यारी टी शर्ट वो पहनकर आई, इसीलिए, है ना? ठीक, तो आप इसको ले लीजिएगा बुक आज ही। इकोनॉमी में मैं खुद भी कह रही हूँ, आप धीरे धीरे पढ़िए, क्योंकि आपको पहले पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर यही बेटा बात नहीं करो, यहाँ पर आपको साथ साथ पढ़ना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, मतलब इधर टीचर पढ़ा रहा है और इधर आप NCERT शुरू कीजिए, सिर्फ इसलिए ताकि फिर ये ना, हालांकि अगर आप NCERT नहीं भी पढ़ते हो, ऐसे मैं बोल रही हूँ, दिक्कत कुछ नहीं है, मैं सब कुछ कवर करा दूंगी। NCERT का क्या डिस्कशन रहा है क्या है, बट फिर वही बात होती है ना कि आप हो और हाँ ना करें, हो ऐसा होता है, हो ऐसा होता है, हाँ, फिर आपके ऐसे गंदे गंदे रिएक्शन ना आए क्लास में, तो फिर या तो वो चीज़ ठीक है, सही बात है ना बेटा भाई, या तो आप मुझ पर पूरा ट्रस्ट कर लें। अब नहीं है भाई, देखो ट्रस्ट नहीं है टीचर के ऊपर तो कोई बात नहीं है, तो भाई फिर टीचर को अगर भाई उसके साथ एक कंपैरिजन करना है तो स्टडी से ही तो कर पाओगे। तो फिर बैठो और NCERT लगकर पढ़ना शुरू करो, ताकि फिर आपको ये लगे कि टीचर जो क्लास में बता रही है वो सब करेक्ट है। समझ रहे ना? तो जैसे कि सांप्रदायिकता का सर्व प्रमुख कारण NCERT बताती है मुसलमानों की गरीबी, हिंदुओं की गरीबी। अब अगर या तो आप इस बात को मान लें कि टीचर बता रही है, समझ रहे हैं, अब नहीं मानना है तो क्या करेंगे, बैठकर पढ़िए, लेकिन सिर्फ जिरा मत कीजिए क्लास में आकर, सिर्फ बहस मत कीजिए टीचर से ज़बरदस्ती। भाई या तो पढ़कर आइए फिर बहस कीजिए कि नहीं मैडम NCERT में तो ऐसा नहीं लिखा, आप ऐसा बोल रही हो कि लड़की पराया धन है, NCERT तो बोल रही लड़की अपना ही धन है, तब तो बात मजे की बने। अब NCERT कह रही है खुद कि लड़की पराया धन है, दूसरे के आंगन का पौधा है, ये तक बोल रही है कि इसीलिए लोग लड़की पर ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि लड़की क्या है, लड़की हमारे यहाँ रहेगी 20, 21, 22, 23 साल में हमारा घर छोड़कर चली जाएगी। अब इसको जो पढ़ाएंगे लिखाएंगे पैसा देगी, कहाँ देगी, ससुराल वालों को देगी बैठ के, क्या फ़ायदा। लड़के को पढ़ाओ, लड़के को अच्छा खिलाओ, अच्छा पहनाओ, क्यों, लड़का अपने साथ रहेगा। लड़की को कितना भी कर लो
उदाहरण तक दे दिए जाते। और ये राजा जनक सीता को नहीं रख पाए, ऐसा बोला जाता ना हमारे समाज में। आप लोग भी कभी कहते हो शादी नहीं करते तो मम्मियाँ क्या कहती, हाँ जनक तो सीता को रख नहीं पाए, हमारी औकात क्या है। तो वो पहले ही मतलब हमारे माइंड में फीड है कि हाँ भाई हम पराया धन है, जाना तो है एक दिन। अब वो 22 में जाए, 23 में जाए, 24 में जाए या 25 में, बस उसके ऊपर किसी को बैठाना नहीं है। 25 तो लास्ट है अभी भी, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, तो ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी खुलकर बता रही है आपको, समझ रहे ना बेटा। तो इसीलिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी और ज़रूरी है। और नहीं पढ़ना है, आपको लग रहा है, आपका मुझ पर ट्रस्ट है, तो मैं ये भी बोल रही हूँ मत लें, मैं सब कुछ कवर कर दूंगी उसमें से, और मेरे नोट्स में भी सब कुछ कवर है, ठीक है। पर फिर भी टीचर की ड्यूटी है कि वो बच्चों को फोर्सफुली बोले कि आप एनसीईआरटी पढ़ें, जरूरी है बेटा, है ना। बच्चों को नाकारा ना बनाए, उन्हें हार्ड वर्किंग बनाए। तो इसलिए बच्चों आज ही आप ले लो एनसीईआरटी, और आज से ही पढ़ना उसे बढ़िया से शुरू करो। 12th क्लास की एनसीईआरटी और कोई नहीं लेनी, ना 11th की, 12th की भी 2 बुक है और 11th की भी 2 बुक है। जो बच्चा सोशलॉजी ऑप्शनल लेना चाहता है वो 11th और 12th क्लास की दोनों बुक पढ़ेगा। लेकिन जिसे ओनली जीएस के पर्पज से पढ़ना है तो सिर्फ और सिर्फ 12th क्लास की क्या पढ़ेगा, वो भारतीय समाज की बुक खरीद ले, पुस्तक खरीद ले 12th क्लास की, और उसको पढ़ना शुरू करें, ठीक है। बहुत मजा आएगा आपको पढ़ के भी और मजा आएगा डिस्कशन करने में भी, ठीक है। चलो, तो अब इसी के साथ हम पहला टॉपिक शुरू करते हैं, ठीक है। अच्छा, कल की क्लास क्या मेरी 12:30 से हो सकती है? आप लोगों को कुछ ऐसा आइडिया है? आप लोगों को तो कुछ आइडिया नहीं होगा ना, मतलब आप लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं ना। आपको क्या दिक्कत है? आपको तो दोनों क्लास लेनी है ना सिर्फ, इसीलिए ठीक है। मैं अमन सर से बात करती हूँ, अदरवाइज फिर कल ही मुझे छुट्टी करनी पड़ेगी। आज ही क्लास शुरू हुई और कल ही छुट्टी करनी पड़ेगी। बेटी का कल लास्ट पेपर है ना, 12th बोर्ड का आईपी, तो जयपुर जाएंगे हस्बैंड वो, तो फिर घर में कोई नहीं है छोटी बेटी को लाने के लिए स्कूल से, तो फिर मुझे ही जाना पड़ेगा। तो अगर छुट्टी, मैं तो मूड में नहीं हूँ छुट्टी के, लेकिन अगर सर 12:30 बोल देते मुझे, दे देते हैं, तो आपको तो कोई दिक्कत है नहीं है, आपको तो पढ़ना ही है। तो अगर मॉर्निंग में टीचर आ जाएंगे तो मैथ्स पढ़ा जाएंगे, उसके बाद मेरी क्लास लग जाएगी, ठीक है ना। मैं भी छुट्टी नहीं करना चाह रही हूँ, डोंट वरी, ठीक है। चलिए, क्योंकि आज ही क्लास शुरू हुई है। चलो, तो पहला टॉपिक शुरू करें बेटा, सेलियंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, ठीक है। भारतीय समाज की मुख्य या प्रमुख विशेषताएं। चलिए बताइएगा, आपके हिसाब से भारतीय समाज की क्या क्या विशेषताएं हैं? आप क्या क्या कोड करना चाहेंगे अपने हिसाब से? हाँ, डाइवर्सिटी है, ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, डाइवर्सिटी है। क्या कौन बोल रहा है बेटा? अच्छा, तुम बोल रही हो लैंग्वेज, हाँ ठीक बात है। लेकिन वो चीज़ें तो बेटा डाइवर्सिटी में हम कवर कर सकते हैं ना। आदित्य जो बता रहा है जैसे डाइवर्सिटी, तो आप लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी बता सकते हो, कास्टिक डाइवर्सिटी बता सकते हो, है ना, रिलीजन या रिलीजियसिटी बता सकते हो, रिलीजियस डाइवर्सिटी बता सकते हो, है ना। तो वो तो हमारे यहाँ पर डाइवर्सिटी में ही मतलब खान पान जिसे हम कहते हैं, रहन सहन, सब चीज़ों की, भाषा बोली, है ना, दिन त्यौहार, तीज त्यौहार, सबकी डाइवर्सिटी है। होली गई है तो अब ईद आ जाएगी, गुड फ्राइडे भी बीता है ना। तो एक हिंदू का त्यौहार बीता, फिर एक क्रिश्चियन का त्यौहार बीता, गुड फ्राइडे, अब क्या आएगी, ईद आ जाएगी, है ना। तो वही बात है, फिर नवरात्रि भी शुरू हो जाएगी, है ना, अप्रैल में ही, फिर रामनवमी। तो मतलब साल भर हमारे यहाँ जो त्यौहार है वो हिंदुओं के, मुसलमानों के, क्रिश्चियन के, सिख के, सबके चलते रहते हैं। तो खास तौर से हिंदुओं के ज़्यादा ही त्यौहार रहते हैं, हर दिन कोई ना कोई त्यौहार ही रहता है हमारे यहाँ। तो हाँ, तो वही चीज़ है। तो हाँ, आज भी कोई त्यौहार ही हो, सही बता रही है। तो इस तरीके से चीज़ें हैं, तो वो तो उसी में आ गया। और बताओ किसको? हाँ, तो क्या कहते हैं इसको? हाँ, मतलब एक तरीके का है जिसे हम कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि हम सब अलग अलग हैं बट इवेंचुअली वी आर यूनाइटेड। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि आखिरकार नदियाँ सब बहती हैं और एक सागर में, महासागर में मिल जाती हैं। और जब महासागर में मिल जाती हैं तो आप महासागर का पानी उठाओगे तो आप नहीं बता सकते कि इसमें किस नदी की कितनी मात्रा है। तो इंडिया में भी आप देखिएगा कुछ इसी तरीके का कल्चर मेंटेन है। आप
बता नहीं सकते हो, पता नहीं लगा सकते हो, है ना। वो तो एक अलग बात है कि हम मेजॉरिटी से ज़बरदस्ती उस चीज़ को देखकर देखते कि हिंदूज आर इन मेजॉरिटी, है ना। वो मेजॉरिटी माइनॉरिटी की बात ही नहीं हो रही है। पर अगर नॉर्मली अगर हम लोग बात करें, सपोज दैट ऐसी इस क्लास में बात करें, तो क्या चेहरे देखकर थोड़ी ना पता चल रहा है कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन एससी है, कौन एसटी है? ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है ना। ये तो हम बताते हैं ना अपने मुंह से कि मैं हिंदू हूँ, अच्छा मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं सिख हूँ, है ना। चलिए सिख ठीक है, अपनी एक पर्टिकुलर पहचान है, पगड़ी है, हाँ मान लीजिए, पर वो पगड़ी ना पहने या मुस्लिम टोपी ना लगाए, एक बात है, या लड़की हिजाब ना पहने, तो किसके चेहरे देखकर हम क्या बता सकते हैं कि यहाँ पर कौन किस धर्म और जाति से है, कौन अपर कास्ट है और कौन लोअर कास्ट है? ये सिर्फ कहने की बात है, सच्चाई है बेटा। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ सोसाइटी पढ़ा रहे हैं तो जानबूझ के ये बात बोल रहे हैं। आपको इन चीज़ों, बेटा बात नहीं करो, बात नहीं करो, बात नहीं करो, आपको इन चीज़ों को इस टॉपिक में महसूस भी करना पड़ेगा कि क्या एक्चुअली हमारे अंदर कोई डिफ्रेंसिएशन है क्या? कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है। हाँ ठीक है कि भाई हम जो बोले डाइवर्सिटी है, फूडिंग कल्चर है, थोड़ा सा पहनने ओढ़ने का कल्चर है, खान पान का कल्चर, हाँ ठीक है, वो एक डाइवर्सिटी हो सकती है। पर वो डाइवर्सिटी आपको एक घर के अंदर भी मिल जाती है। कोई वेज खाता है, कोई नॉन वेज खाता है, कोई कुछ खाता है और कोई कुछ खाता होता है ना। हमारे घर में भी तो चीज़ है ना बेटा कि कोई भाई बहन किसी सब्जी को छू भी नहीं रहा और कोई भाई बहन बहुत शौक से खा रहा, तो क्या करोगे? लेकिन फिर भी एक घर में उसे एक माँ मेंटेन करती है ना, एक फादर उसे मेंटेन करता है ना। वो ये तो नहीं कहता है कि ये बच्चा मेरा नहीं, वो बच्चा मेरा है, ऐसा तो नहीं ना। या एक से वो चिढ़ करता है या एक को बहुत प्रेम भाव से रखता है। तो मदर क्या करती है? सबके हिसाब से घर में चीज़ें बनाती है। जनरली यही होता है सबके घर में, चल भाई आज तेरी पसंद की, चल तू चुप हो जा, तेरे कल तेरी पसंद की बन जाएगी, यही होता है ना। तो वैसे ही ये क्या है, एक कंट्री है बेटा, जहाँ पर हम सबको एक दूसरे के टेस्ट को समझना चाहिए, एक दूसरे के दिन त्यौहार को समझना चाहिए। ठीक है यार, अभी हमारी होली बीती है तो हमने भी खूब हो हल्ला किया है, ठीक है, कल ईद आ रही है, फिर नवरात्रि आ रही है, फिर किसी क्रिश्चियंस का त्यौहार आ रहा है, फिर सिख का। तो हमें एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना चाहिए, बजाय उसे बुरा या गंदा बोलने के। अरे यार ये देखो मुसलमानों ने अच्छा तमाशा कर दिया, आज ईद है ये, यार ये आज क्रिश्चियन से अच्छा तमाशा कर दिया, अरे यार ये सिख अच्छा तमाशा करके बैठे आज शरबत पिला रहे। अरे सबके दिन त्यौहार है, हम भी तो रोड पर भंडारा करते हैं, माता के जागरण करते हैं, रोड रोक कर चौकियाँ करते हैं माता की, तो टर्न होकर जाते ही है ना। तो मेरा मानना तो पर्सनल भी वही है, मैंने बोला ना, एज अ फैकल्टी भी और एज एन इंडिविजुअल भी, कि हमें सबका सम्मान करना चाहिए, सेम एज जैसे हम घर में भी इसी तरीके से रहते हैं। क्योंकि हम क्या बोलते हैं, ये 5 उंगलियां बराबर नहीं है, ये बात बिल्कुल पक्की है। और एक घर में भी जब 2 भाई बहन का टेस्ट नहीं मिलता, जो एक ही माता पिता की संतान है, उनकी आदतें नहीं मिलती, तो 1 अरब 50 करोड़ की लगभग जनसंख्या है, तो हाउ कैन इट पॉसिबल कि मेरा और तुम्हारा टेस्ट एक हो सकता है? इसमें कोई माइंड करने की चीज़ ही नहीं है। एक ही फेस्टिवल बीता, होली, किसी को होली बहुत पसंद है, कोई होली से बिल्कुल नफरत करता है, हिंदू ही है लेकिन वो रंगों को छूता भी नहीं है, कोई होली बहुत खेलता है। तो इट डजंट मीन कि ठीक है, अपना अपना त्यौहार है, अपना अपना टेस्ट है। कोई दिवाली में बहुत पटाखे फोड़ता है, कोई पटाखे नहीं फोड़ता, ठीक है, अपना अपना टेस्ट है यार, मनाने का तरीका है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसे धर्म या जाति से अलग कर दें, है ना। तो ठीक है, तो एक तो अच्छी बात आदित्य ने छेड़ी की, चलो डाइवर्सिटी की बात बोली है, हाँ डाइवर्सिटी है। और बताओ सेलेंट फीचर्स, बस इतना ही, कुछ याद नहीं आ रहा? हाँ क्या 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 बेटा? पीढ़ी अंतराल, पीढ़ी अंतराल को, जनरेशन गैप को कैसे बताने की कोशिश करो बेटा? विशेषता कैसे हुई? वो तो पीढ़ी की विशेषता हुई ना। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, हाँ क्या बिलाल? हाँ वो आई थिंक ज़्यादा बिलाल ग्लोबलाइजेशन में सेट हो सकता है, ग्लोबलाइजेशन में ज़्यादा सेट हो सकता है बेटा। अच्छी बात है, तुम बोल रहे हो, बोलना ही चाहिए क्लास में, गलत बोलो सही बोलो, लेकिन ग्लोबलाइजेशन में अच्छा सेट होगा कि एक जनरेशन गैप है भाई, जैसे लाइक मेरे आप में एक जनरेशन गैप है ना, जनरेशन गैप। हमारे माता पिता में एक गैप रहा, आपके और आपके माता पिता में एक जनरेशन गैप है। तो एक तुमने ठीक बोला कि पीढ़ियों का अंतराल है, किसी का इंटरेस्ट कुछ था। आप तो हमेशा इन चीज़ों को सुनते रहते होंगे, हमारे टाइम पर ऐसा, हमारे टाइम पर वैसा, हमेशा आपको सुनने को मिलता ही है, मम्मी से, पापा से, और दादा दादी के साथ बैठ गए तो वो तो बहुत ही बुरा सुनाते हैं कि हमारे टाइम पर तो बिल्कुल ही ऐसा था। तो ठीक है, वो ठीक है, अपना समय बता रहे हैं। और नो डाउट कि ग्लोबलाइजेशन ने बहुत सी चीज़ों को चेंज कर दिया है, इसमें कोई दो राय थोड़ी ना है। तो ग्लोबलाइजेशन ने तो वो ठीक है, लेकिन वो भारतीय समाज की विशेषता, भारतीय समाज की विशेषता मतलब बेटा हम जिस समाज में रहते हैं,
हम वहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखते हैं। बड़ा बड़ा सिंपल टॉपिक है, इसको जबरदस्ती कॉम्प्लिकेट मत कीजिए, बहुत सिंपल टॉपिक है कि आप घर से निकलते तो आप क्या देखते हैं चीज़ें। आप देखते हैं ना, जैसे कि डाइवर्सिटी की बात बोली कि कोई हिजाब पहना है, किसी ने कैप लगाई है, कोई सिख है, कोई क्रिश्चियन है, किसी ने वैसा पहना हुआ है, कोई जनेऊ पहना हुआ है, किसी ने टीका लगा, हमें दिखती है ना वो डाइवर्सिटी। खान पान के हिसाब से भी हमें क्या दिखती है, एक डाइवर्सिटी दिखती है। जैसे ही हम निकलते हैं वो डाइवर्सिटी हमें दिखती है। हम किसी ट्रेन में सफ़र करते हैं, जैसे ही बैठते हैं 6 घंटे की दूरी 8 घंटे की दूरी तो कवर करनी है, आप देखते हैं कि तुरंत आपको डाइवर्सिटी मिलती है, अलग अलग लैंग्वेज के लोग आ रहे हैं। यहाँ तक कि उनके डब्बे खुलते हैं तो वो डब्बे भी अलग अलग होते हैं। सपोज दैट हम यहाँ से महाराष्ट्र की तरफ सफ़र कर रहे हैं तो आपको वैसा फूडिंग मिलेगा। आप जैसे ही थोड़ा सा आगे निकलेंगे भोपाल के आगे तो आप देखेंगे वड़ा पाव मिलना शुरू हो गया। समझ रहे, मतलब मैं दिल्ली से बता रही हूँ। आप गुजरात की तरफ निकलेंगे, ठीक है, गुजरात की तरफ निकलेंगे तो स्टेशन पर खाखरा फाफड़ा मिलना शुरू हो गया, ढोकला मिलना शुरू हो गया। अपने यूपी बिहार की ओर निकलेंगे तो भाई पूड़ी सब्जी आपको मिलेगा, पकौड़े वकौड़े। मतलब आप देखिए सिर्फ स्टेशन बता देता है, वहाँ मिलने वाला फूड बता देता है कि कितनी डाइवर्सिटी है हमारी कंट्री में। आप नॉर्थ ईस्ट निकलेंगे तो ये सब कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, सांप बिच्छू जरूर आपकी प्लेट में आ जाएंगे खाने के लिए। आय हाय क्यों होता है भाई, कितना बढ़िया होता है। हाँ, फिर वो भी तो उनकी फूडिंग है ना भाई। बड़ी बढ़िया बात है कि बात आई कि मेघालय और मिजोरम में क्या बात है कि भाई इतनी बारिश होती है यार, फिर भी सांप नहीं दिखते ना। हमारे यहाँ कभी बहुत बारिश हो जाती रखते ना कभी कभार, भाई सांप निकल आया है ना, तो बोले सांप मिलेंगे कहाँ से, सांप निकला, पकड़ा, मारा और डाल दिया गर्म पानी में, बढ़िया मिर्च मसाले लगा कर खा लिया। हाँ, तो क्यों, इसमें क्या बात है, इसमें तो गंदा गंदा चीज। यही कमी है, यही कट्टरता लाती है। ये तुम्हारे एक्सप्रेशन ही इस कंट्री में कट्टरता लाते हैं भाई। वो उनका फूड है, वो नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं, उन तक गेहूं चावल नहीं पहुंच पाता, पता भी है ना आपको, खेती नहीं हो पाती, तो उनकी मजबूरी है कि वो जानवर खाएं, केकड़े खाएं, सांप बिच्छू खाएं और कुत्ता भी खाएं। हाय हाय हो रहा है, सब हाय हाय हो रहा है। क्यों क्यों, तुम्हें नहीं पता दिल्ली में कितने मोमोज में कुत्ता डला होता है? क्या मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। ये जो नॉनवेज मोमोज खाने के शौकीन होंगे ना, गलती से खाना नहीं, कुत्ते का मांस रहता है उसमें। हाँ, इस गलती में मत रहना, मजाक नहीं कर रही। कितनी बड़ी पकड़ी गई है पूरी चैन। नहीं, आपको वो 50-60 रुपए में चिकन बढ़िया दे रहे हैं ना, कलेजी के टुकड़े करके दे रहे हैं बढ़िया, इतने बढ़िया 50 रुपए में। अरे दिमागी लगा लो अपना थोड़ा, इतनी मोटी बुद्धि है क्या? हाँ, तो इसीलिए हमेशा वेज में वो क्या करते हैं, सड़ी और गंदी सब्जियां डालते हैं। ऑब्वियसली बात है, सड़ी और गंदी सब्जियां जो बिकी नहीं, सड़ गई, पत्ता गोभी काली काली पड़ गई, स्मेल आ रही है, उठा के ले आए, धो धा के काट के मोमोज तुमने चटनी के साथ बढ़िया लगा कर लपेट कर खा लिया। और क्या है, अब बढ़िया हमने तो मोमोज खाए हैं, खा लो, खाओ खाओ मोमोज खाओ, दिक्कत क्या है? समोसे में सारे सड़े आलू डल जाएंगे, खाओ खाओ समोसा खाओ, खाओ समोसा बढ़िया काले सड़े आलू का, जो मम्मी निकाल देती घर में, नीला आलू होता है, वही नीला काला सड़ा आलू वो डालकर समोसे बना देते, खाओ खाओ खाओ। तो वो तो क्या आपको पता नहीं, क्या बच्चे हो क्या जो छी और छा कर रहे हो? तो कुत्ते का मांस होता है, ठीक है, इस गलती में रहना नहीं। इसीलिए कहा जाता है, मम्मी पापा बचपन से सिखाते, बेटा बाहर का मत खाना, बाहर का मत खाना, जो खाना हो घर का खाना, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो अब बताइए और क्या फीचर्स हैं, और क्या है बताइए। ये कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर हो सकता है बेटा, बट ये इंडियन सोसाइटी का फीचर है, क्योंकि इंडियन सोसाइटी तो लड़कियों को पराया धन ही मान रही है ना। हाँ, अब बोलो 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 बेटा, ठीक से बोलो। पितृ, हाँ, 4 बार बोलो, 4 बार। हाँ, अरे उसको तो बोल लें दो, तुम ही लोग होशियार बन जाओ, जाओ जाओ, तुम ही लोग से थोड़े होशियार सिंह हो जाओ। बोलो विशाल 4 बार। पितृसत्तात्मकता बोलो। हाँ, फिर बोलो 3 बार और। हाँ, पितृसत्तात्मकता, पितृसत्तात्मकता, पेट्रियार्की इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं। वेरी गुड, लेकिन बहुत अच्छा पॉइंट बताया विशाल ने, ठीक है। पेट्रियार्की जिसे हम पितृसत्तात्मकता कहते हैं, अर्थात पिता की सत्ता। लेकिन वो सिर्फ पिता की सत्ता नहीं है, एक्चुअली पुरुष की सत्ता। पुरुष प्रधान समाज है हमारा, हम कहते हैं। पक्की बात है? मानते हो कि नहीं मानते हो? जी, क्यों आदित्य, आपको लगता है ये पितृ सत्तात्मकता हमारे समाज में पुरुष प्रधान समाज है? आदित्य तुम बताओ, तुम्हारी सिस्टर है बड़ी? अरे फिर तो तुम ही पिट पड़ जाते होगे।
ऐसा है कि तुम अपनी चलाते हो अपने घर में? हाँ, मेरी चल नहीं पाती, क्यों? अच्छा, तो और सिस्टर कोई डिसीजन वगैरह होता है तो घर में, नहीं नहीं मैं सिंसियर बात कर रही हूँ, आप लोग से कोई मजाक नहीं हो रहा है, ये टॉपिक इतना लाइट है कि आपको लगेगा मजाक नहीं बेटा, इन्हीं बातों से क्वेश्चन आने वाले थे, ध्यान से सुनो, डिस्कस करो। तो आदित्य मान लो सपोज दैट तुम्हारी सिस्टर, ऐसा नहीं तुम ही पर बात करें, औरों से ही बात करेंगे, तो लाइक कभी ऐसा तुम्हें फील हुआ कि कोई घर में डिसीजन हुआ तो सिस्टर से पूछा गया कि नहीं पूछा गया? लाइक कोई भी डिसीजन, चलो कोई सामान ही लेना है मान लो, अच्छा अच्छा वही चीज आ गई, मम्मी का मतलब मम्मी का ओपिनियन लिया जाता है और उनका डिसीजन माना जाता है कि सिर्फ ओपिनियन लिया जाता है? ठीक है, पर जनरली क्या होता है? जनरली वही होता है जो घर के पेरेंट्स मतलब बड़े लेते होंगे, मेल। हाँ वही, मैं वही बोलूँ ना, देखो ईमानदारी से बात करो, क्योंकि सबके घर में यही होता है, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ सबके घर में यही होता है, ओपिनियन लिया जाता है मम्मियों से, पर जब डिसीजन मेकिंग, ओपिनियन और डिसीजन में अंतर होता है। ओपिनियन होती है सलाह, राय, और डिसीजन होता है निर्णय। तो ओपिनियन ली जा सकती है, लेकिन डिसीजन हमारे समाज में खुलकर बोलिएगा वो हमेशा पापा का होता है, दादा का होता है। घर में चाचा ताऊ भी हैं, एक बात है, मतलब मेल जो भी हैं, बड़े भैया हैं, या आप ही मान लो बेटे हो घर में, एक बात है, तो आपसे भी ले लिया जाएगा डिसीजन। बड़ी मामूली सी बात है, गाड़ी लेने में ही देख लीजिए, गाड़ी घर में आनी है, कोई न्यू कार परचेस करनी है, पक्की बात है डिसीजन मम्मी का होगा क्या? सिस्टर का होगा? डिसीजन मेल का ही होगा, क्योंकि पहले ही बोल दिया जाएगा कि तुम्हें अकल नहीं है, तुम्हें इतनी अकल नहीं है कि कार कौन सी लेनी है, जबकि सब अकल है, सारी अकल है। एक लेडी, एक मामूली एसी भी लाना है ना घर में, तो भी चिंता मत करो, मेल ही लेकर आएगा, क्योंकि फिर वही बात आ गई, हमें पता है तुम्हें कुछ पता नहीं है, पता तो तुम्हें भी कुछ नहीं है, दुकानदार तो तुम्हें भी बता रहा है। सही बात है ना? कोई प्रोडक्ट देखने जाते हो तो सेल्समैन ही बता रहा है, पता तो तुमको भी नहीं है कितनी बिजली की खपत और कितनी नहीं है, तो वो एक लेडी भी समझ लेगी, निर्णय वो भी ले लेगी, बात खत्म हो गई। तो उसमें दिक्कत वाली बात क्या है? लेकिन सोसाइटी में हमेशा ये शो किया जाता है कि लेडी के पास, एक लड़की के पास मेल के कंपैरेटिवली अक्ल कम है, क्योंकि वो घर से बाहर निकलती नहीं है, तो उन्हें लगता है कि ये पब्लिक लाइफ में नहीं है, सोशल लाइफ में नहीं है, तो जो सोशल लाइफ में है अकल उसी के अंदर है। और आज जो लेडी सोशल लाइफ में है भी, उनकी भी वक़्त उनके घर में नहीं की जाती है, उन्हें भी यही कहा जाता है कि इनकी जो हैसियत है वो यही है कि अपने ठीक है ऑफिस में क्या काम करके आई हो हमें नहीं पता, घर में ज़्यादा बोलने की कोशिश मत करना, करती होगी तुम ऑफिस में काम, टीचर है होगी तुम टीचर, अपनी टीचरी स्कूल में दिखाना, यहाँ टीचरी दिखाने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर होगी तुम अपने वहाँ होगी हॉस्पिटल में, यहाँ अपनी डॉक्टरी मत झाड़ना। तो एक लेडी को हमेशा इन बातों से सुनाया जाता है और बार बार उसे वही बताया जाता है कि तुम्हारा काम किचन है, जाकर किचन ही तुम संभालो, तुम वही अच्छा कर सकती हो, है ना? अब वही बात है ना कि हम तमाम जगह पर पढ़ाते हैं, करोल बाग में भी लास्ट पढ़ा रही थी, तो एक लड़के ने बोला मैडम ठीक ही तो है, भला औरतों को डिसीजन लेने की जरूरत क्या है, काम करने की जरूरत ही क्या है? सिख बच्चा था, सरदार बच्चा था, पंजाब से था, तो बोला जरूरत ही क्या डिसीजन लेने की, मेल नहीं बैठे क्या घर में, मेल मर गए क्या, ऐसे बोलता है। और अकल ही कितनी होती है औरतों के अंदर मैम, बताओ। अब उस बच्चे को डांटा जाए, मारा जाए, क्या बोला जाए? कुछ नहीं किया जा सकता, भाई उसकी सोच है, उसने अपने घर में पैट्रियार्की देखी है, कह रहा और हमारे घर में सारे मेल ही डिसीजन लेते हैं, और बिल्कुल ठीक है, हमारी मम्मियाँ वगैरह तो कुछ घर में बोलती तक नहीं है, बट मेल के बीच में आती तक नहीं, जहाँ मेल बैठे हो 4-5 मेल बैठे हो वहाँ घर ही घर के, वहाँ घुसती भी नहीं, अलग रूम में बैठती हैं। बहुत बढ़िया काम है भाई, बहुत बढ़िया काम है तुम्हारे घर के अंदर कि अगर आप लेडीज़ को इस तरीके से आज भी ट्रीट कर रहे हो कि एकदम सेपरेट रख के घर में मेल बात कर रहे हैं, लेडीज़ कमरे में भी ना आए, तो बताइए क्या है? आप पैर की जूती तो समझकर एक्चुअली उसे ट्रीट कर रहे हो। कायदा क्या होता है कि लेडीज़ को भी बैठाया जाए, ओपिनियन नहीं, उनका डिसीजन भी माना जाए, ताकि वो जितना हो सके उतना अपनी लाइफ में स्मार्ट बन सके। मेल हमें, हमारी सोसाइटी में कभी ये नहीं सोचते हैं कल को हमें कुछ हो गया तो क्या होगा, हमारी बहनों का क्या होगा, बी बच्चों का क्या होगा, बेटियों का क्या होगा। तो इसीलिए आज समय हम लोग क्या बात करें सोसाइटी में ही कि उन्हें स्मार्ट बनाया जाए, उन्हें तेज बनाया जाए, उन्हें बुद्धिमान बनाया जाए, और उन्हें बचपन से निर्णय लेने की क्षमता या शक्ति
दी जाए कि कल कोई ऊंच नीच लड़की के साथ होती है तो कम से कम वो लाइफ में अपना डिसीजन तो ले सकती है। अब एक ऐसी लड़की जिसने कभी कोई डिसीजन लिया ही नहीं है, अचानक से मान लीजिए कल उसकी शादी हो गई और 2 साल बाद पति की डेथ हो गई, क्या करेगी वो लड़की अपनी लाइफ में? सिर्फ मोलेस्ट होकर रह जाएगी इस सोसाइटी के अंदर, सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लॉइट होगी और कुछ नहीं होगा। लेकिन वही लड़की अगर बचपन से डिसीजन ली होगी, उसे तुरंत पता होगा कि ससुराल ठीक है तो मुझे यहीं एग्जिस्ट करना है क्योंकि मेरा घर है, इस प्रॉपर्टी में भी मेरा हिस्सा है। कितनी लेडीज़ को पता है कि पति के मरने के बाद भी उस घर में उसका हिस्सा होता है, घर वाले कहकर निकाल देते, चल निकल, हमारे बेटे को खा गई, और वो लड़की तुरंत निकल जाती है। नहीं, ये सच्चाई है बेटा, हंसने की बात नहीं है। और वो लड़की चुपचाप निकल जाती है, चुपचाप, जबकि उसे ये पता होना चाहिए शादी के 1 दिन बाद भी पति की डेथ होती है तो भी उस प्रॉपर्टी में बराबर की हकदार है। 1 दिन बाद भी, और उसकी नौकरी की, उसके पैसों की हकदार है। सरकारी नौकरी है तो वो उसकी जायज़ हकदार है। दूसरे दिन से ही तुरंत जो फंड था, पति का पैसा था, शादी के 2 दिन बाद डेथ हुई है, पूरी सबकी हिस्सेदार है। लेकिन कितनी लेडीज़ को ये बात पता है, बताइए। दूसरी चीज़, अगर वो कल को शादी कर भी लेती है किसी से, तो जो उसका बच्चा है, जिसका बायोलॉजिकल फादर था उसका एक्स हस्बैंड, आपको पता है ना, उसका हक उस प्रॉपर्टी पे है। ये नहीं पता आपको, आपको भी नहीं पता होगा, उसका हक है। और अगर कोई डिवोर्स होता है पति के रहते रहते और मान लीजिए अलग हो जाती है तो भी तो कंपनसेशन तो मिलेगा ही मिलेगा, वो तो आपको पता है। और कल को अगर बच्चों को बीमारी होती है तो उसमें उसका बायोलॉजिकल फादर ही उसके काम आएगा, तो वहाँ पर भी उसको उपस्थित होना पड़ेगा। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि लेकिन पता ही नहीं हमारे समाज में किसी को कुछ नहीं पता। लड़कियों को निकाल दिया जाता है, निकल जाती है, कैसा कर दिया जाता है, वो कर दिया। ऐसी मायके में बात है, लड़कियों को भी अपना हिस्सा लेना चाहिए। क्यों नहीं लेंगी? जब एक ही माता पिता की 2 संतान है, एक लड़का और एक लड़की, तो बोला लड़की अपना हिस्सा क्यों छोड़े? लड़का छोड़ देना अपना हिस्सा। पढ़ाया लिखाया गया, देखो लड़की को भी है, पढ़ाया लिखाया तो लड़के को भी है। लड़की की शादी पर पैसा खर्च किया गया तो क्या लड़के की शादी में पैसा नहीं खर्च किया गया? लड़की को जेवर बना के दिया गया तो क्या जो बहू आई उसको जेवर नहीं दिया गया? बताइए। आप ही के घर में आपके पेरेंट्स लड़के को ही पढ़ा रहे, मतलब आपके भाई को ही पढ़ा रहे और आपको ही पढ़ा रहे हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है कि सिर्फ आप ही को स्पेशल स्टडी कराई जा रही है। पालन पोषण भाई बहन जो भी है सबका बराबर हो रहा है, सबके कपड़े लत्ते आ रहे हैं, सब मोबाइल फ़ोन चला रहे हैं, जैसा भी है। तो भाई लड़की हिस्सा क्यों छोड़े? उसका भी तो अपने माता पिता की संपत्ति पर हक है। तो मेरा तो मानना ऐसा है कि बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। उस घर में बिल्कुल अपना हिस्सा लेना चाहिए। हाँ, लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ पति के कहने पर, हमारा भी अपना दिमाग होना चाहिए और वो पैसा लेकर हमें अपने पति को भी नहीं देना चाहिए, समझ रहे ना? तो इसीलिए लड़की को भी सोचना चाहिए कि मुझे अपना फ्यूचर हर कीमत पर सिक्योर करना है, हर कीमत पर। तो माता पिता का पैसा मेरा है, दहेज में मिला है वो मेरा है, वो पति का नहीं है, पति के घर का नहीं है, वो मेरा है, मेरे पेरेंट्स ने दिया। लेकिन लड़की इतना कब बोल पाएगी, समझ पाएगी? जब वो एजुकेट होगी, जब वो पढ़ी लिखी होगी। ये बात बिल्कुल तय है बेटा। तो पढ़ी लिखी लड़की नहीं होगी तो कमा कर भी लाकर पति को दे देगी, लो तुम रख लो। क्यों भाई? मैंने कमाया है। जिस तरीके से तुम अपने पेरेंट्स पर खर्च करते हो वैसी मेरी इच्छा, मेरे कमाकर मैं भी तो अपने माँ बाप पर खर्च करूंगी। समझ में आ रही बात? तो ये चीज़ें तभी हो सकती है समाज में बदलाव, पैट्रियार्की। अभी तो इस पर और बात होगी पूरी तरीके से, अभी तो हम सिर्फ आपसे जनरली पूछ रहे हैं कि क्या चीज़ें हैं और क्या सेलियंट फीचर। तो ठीक है, पैट्रियार्की बहरहाल विशाल ने अच्छा बताया। और बताओ, तुम भी कुछ पॉइंट बोल रहे थे ना आदित्य? उसके पहले क्या बोल रहे थे? जब बिलाल कुछ बोल रहा था तो उसके बारे में तुम कोई पॉइंट बता रहे थे ना मुझे? हाँ हाँ, बोल तो रहे थे। जब मैंने कहा था रुक जाओ 1 मिनट। अच्छा, यंग जनरेशन, हाँ वो भी कोई फीचर नहीं बेटा। हाँ मतलब वैसे पॉपुलेशन में वो एक फीचर है, जो उस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। हाँ तो वो वही बेटा विमेन में आ गया ना, पैट्रियार्की में है ना। हाँ है, बिल्कुल है ये। जैसे हम कहते हैं कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लैंगिक असमानता, है ना? तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लैंगिक असमानता। लेकिन ये चीज़ें बिलाल हम कवर कर लेंगे वही विमेन में, ठीक है, और विमेन ऑर्गेनाइजेशन में, उसी में हम लोग इस टॉपिक में पूरा। अमीरी गरीबी है, आप पॉवर्टी कहना चाह रहे हो, पर वो भी कवर नहीं होगी इसमें। वो जब पॉवर्टी का टॉपिक होगा तो फिर उसमें कवर होगी। रूढ़िवादिता हो सकता है, हाँ आप ये भी कह सकते हो बेटर पॉइंट में कि एक तरीके से जो ट्रेडिशन है और जो मॉडर्निटी है उसका एक काफ़ी अच्छा मिक्सचर हमारी सोसाइटी में आपको देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छा। तो देखिएगा हम लोग अपनी अपनी जगह पर बहुत पारंपरिक भी हैं, ट्रेडिशनल भी हैं, और अपनी अपनी जगह पर देखिएगा हम लोग बहुत मॉडर्न भी हैं, है ना? अपने दिन त्यौहार देखिए आज हम ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, है ना? तो बराबर तरीके से, तो वो आप कह सकते हो। और बताओ, बस इतने फीचर याद आ रहे हैं? नहीं रहते समाज में?
हाँ हाँ बोलो बोलो, बोल ही नहीं पा रहे, बताओ क्या हो गया आज तुम लोग को? साथ में उबासी भी ले रही है संध्या, नींद भी आ रही है उसे। ओ इतने उसको नींद आ गई। सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता नहीं संध्या, सांप्रदायिकता बोलो बोलो, सांप्रदायिकता। हाँ आ सकता है, बिल्कुल आएगा बेटा, ये एक विशेषता है। तो सांप्रदायिकता ये कम्युनलिज्म, ठीक है। कम्युनलिज्म, कम्युनलिज्म होता है कि अपने अपने धर्म को कट्टरता से मानना, अपने अपने धर्म को हमेशा ऊपर दिखाने की कोशिश करना और सामने वाले के धर्म को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करना, जो कि जनरली हमारे कंट्री में हिंदू और मुसलमान के बीच में। सेक्युलरिज्म बिल्कुल एक विशेषता है ना, वो भी हमारे यहाँ पर विशेषता है। रीजनलिज्म भी ऐसे आप बोल सकते हो, वो भी हमारे यहाँ की क्या है, एक विशेषता है ना। क्षेत्रवाद है हमारे यहाँ पर जमकर है, हम लोग अपने अपने क्षेत्र के लिए बहुत बाइस्ड हैं। आप लाख मुझसे बहस कर लें, पर जैसे अपने स्टेट की बात आती है तो हम एकदम बाइस्ड हो जाते हैं, है ना। हमें पता है कि लाख खामियां हैं हमारे स्टेट में, सिटी में, गांव में, फिर भी हमारी अंतरात्मा बोलना नहीं चाहती है। फिर भी हमारी अंतरात्मा क्या बोलती है, नहीं 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 हमारा स्टेट सबसे अच्छा है। मैं बताया ना बिहार का एग्जाम्पल, कि बिहार के मोस्ट ऑफ दी बच्चे हमेशा लड़ने पर आ जाते हैं, नहीं बिहार में ऐसा नहीं है, नहीं डोमेस्टिक वायलेंस है, नहीं शराब नहीं है, नहीं महिलाओं को मारा पीटा नहीं जाता। भाई सब कुछ है बिहार के अंदर, सारी रिपोर्टें बता रही हैं, मुझे बताने की जरूरत ही क्या है। रिपोर्ट उठा लो बेटा, पढ़ लो, बिहार में महिलाओं के कितने बदतर हालात हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो एनीमिक महिलाएं हैं वो बिहार की हैं, खून की कमी वो बिहार के अंदर है, ठीक है। सबसे कम वजन की महिलाएं बिहार के अंदर हैं, समझ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो मौतें हैं, जैसे हम मातृत्व मृत्यु दर कहते हैं, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट MMR, वो भी बिहार में है, यूपी में है, राजस्थान में है। क्यों? क्योंकि आज भी ये हॉस्पिटलाइज्ड या इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिलीवरी नहीं कराते हैं, घर में ही बच्चे को जन्म दिलवाते हैं। तो क्या ये मैं बोल रही हूँ बेटा, मेरी कोई चिड़ है बिहार या यूपी से? मैं तो खुद यूपी से आती हूँ, तो मेरी कोई चिड़ है क्या? लेकिन जो सच्चाई है वो तो बतानी पड़ेगी, वो तो हमको बतानी पड़ेगी। बिहार में अभी भी एजुकेशन में कितनी धांधली है, यूपी में तो काफ़ी कम हुई है, पर बिहार में तो अभी भी धांधली है। क्या ये भी बताना पड़ेगा? ये भी वही चीज़ है, बहुत धांधली है अभी भी एजुकेशन में बिहार के अंदर। तो ये बातें बल्कि हमें खुलकर बोलनी चाहिए, क्योंकि अगर आप जिस भी स्टेट से हो, जो आप डाक भरोगे उसमें वो आपके स्टेट की बात जरूर करेंगे, इस बात को अच्छी तरह समझ लेना। और वहाँ यूपीएससी के इंटरव्यूअर से आप नहीं कह पाओगे कि सर मेरे यहाँ पर ये प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए बायस्ड होने की आदत को छोड़ दीजिए, जो प्रॉब्लम है उसे खुलकर कोट कीजिए कि ये प्रॉब्लम है। और कहाँ कहाँ के बच्चे बैठे हैं यहाँ पर, किस किस स्टेट के बच्चे? यूपी के कितने हैं? यूपी के, चलो आधी क्लास तो यूपी से ही कवर हो गई। बिहार के कितने हैं? तुम यूपी से हो कि बिहार से हो? बस तुम हो बिहार से, विशाल। और बाकी कहाँ से हो? 2-4 बच्चे तुम उत्तराखंड से हो। अच्छा, उत्तराखंड की हालात क्या है? ठीक है, नहीं पहाड़ी तो जितने भी एरिया वहाँ पर तो वैसे विमेन की कंडीशन अच्छे हैं। पहाड़ी एरिया जितने भी हमारे हिली एरिया, पता नहीं वहाँ पर ऐसा है, क्योंकि जनजातियाँ भी रहती हैं, तो जनजातियों में आपको आश्चर्य होगा सुनकर कि विमेन की कंडीशन अच्छी है, बहुत अच्छी है। कोई मारपीट नहीं है, दहेज नहीं है, हिंसा नहीं है, कन्या भ्रूण हत्या नहीं है, लड़कियों के लिए कोई हिंसा नहीं है। हाँ मैं वही बोली, जनजातियाँ है ना, हाँ, तो इसलिए वहाँ पर ही नहीं है। और तुम कहाँ से हो? अच्छा तुम दिल्ली से ही हो प्रॉपर? मतलब माता पिता भी सब दिल्ली से ही हैं? अच्छा, मतलब प्रॉपर दिल्ली से ही हो तुम। और कौन कहाँ से? तो हरियाणा से हो कि तुम दिल्ली से? नहीं मतलब हाँ, तो हरियाणा से ही हुए तुम। मेन जो तुम माने जाओगे वो हरियाणा से माने जाओगे, तो तुम बेटा हरियाणा से ही माने जाओगे। हाँ, बट नाउ मतलब जो तुम रह रहे हो, तुम्हारी एजुकेशन दिल्ली में हुई है, पर मेन जो आपकी मतलब जो एक पैटर्नल माना जाएगा तो वो तो आपका वही माना जाएगा हरियाणा। तुम लोग कहाँ से और बाकी बचे हुए? कौन हरियाणा से कौन है? अच्छा तुम हरियाणा से हो, तुम भी हरियाणा में कहाँ से हो? महेंद्रगढ़। क्या कंडीशन है हरियाणा की? ठीक है, अभी ठीक है ना? मतलब चलो ईमानदारी से बोले अभी ठीक है, मतलब पहले अच्छी नहीं थी। क्या था पहले वहाँ पर प्रॉब्लम? बहुत, पहले तो बहुत ज़्यादा था, लड़कियाँ भी बहुत मारते थे पहले तो। ये तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आया है ना, उसके बाद हाँ ये बिल्कुल खुलकर बोलो। और अभी भी हरियाणा में कन्या भ्रूण हत्या, हरियाणा, पंजाब, आप ये सोचो कि नहीं
एक अच्छी बात है, देखिए यूपी बिहार में कन्या भ्रूण हत्या नहीं है। समस्याओं को भी आप कैलकुलेट कर लीजिए, सेपरेट कर लीजिए। यूपी बिहार में कन्या भ्रूण हत्या नहीं मिलेगी। यूपी बिहार में बेटा मस्ट है, बेटा वहां भी मस्ट है, हरियाणा की तरह, पंजाब की तरह, मतलब पूरे इंडिया की तरह। लेकिन वो लड़की मार कर बेटे को जन्म नहीं देंगे। लड़की होने दो, 6 होने दो, 7 होने दो। हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, हिमाचल में इशू क्या है, दिल्ली में, यहां एक बेटी है तो दूसरी बेटी नहीं चाहिए, अब अगला बेटा ही चाहिए। अब उसके लिए कितनी लड़कियों को मारना पड़ जाए, चाहे वो गर्भ के अंदर मारा जाए, और अगर गलती से बेटा बोलकर बेटी पैदा हो गई, कुदरत की माया, कितने डॉक्टर को दिखा लो, कुछ कर लो, और अगर हो गई तो कोई बात नहीं, मार दो, कुएं में फेंक दो, दूध में डुबो के मार दो, दूध की बाल्टी में डुबो के मार दो तुरंत। और क्या, तो ये चीज़ें है ना, क्या अंधविश्वास ही है बेटा। और क्या है कि अंधविश्वास, उनका सबसे बड़ा अंधविश्वास यही है ना कि बेटा ही अच्छा और बेटा ही उनकी सेवा करेगा। ये पूरा एक अंधविश्वास ही तो है। किसको क्या पता कि कौन किसको पूछेगा नहीं पूछेगा। बेटा एक बात बताओ, किसको क्या पता कौन किसको पूछेगा नहीं। लेकिन पेरेंट्स, बच्चे ने जन्म लिया नहीं और सोच लिया है कि 25 साल बाद मेरा बेटा मेरी सेवा करेगा। आपको कंफर्म है कि बेटा, हाँ नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ बेटा मेंटालिटी का डिफरेंस है। क्या है, हाँ वही बात है। वंश नहीं, वंश तो बढ़ा दिया बेटे ने। देखो वंश क्या है, ये चीजें क्या है, ये हमने शुरू से बनाई ना कि बेटा वंश चलाएगा। क्यों? क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ बेटा हमारे साथ रहेगा। सुनो, आप सुनो। ऐश्वर्या राय बच्चन, ठीक है ना, ऐश्वर्या राय वो अपने फादर के नेम को भी आगे बढ़ा रही है, ठीक है। आज चाहे तो अपनी बेटी के नाम के आगे भी वो आराध्या राय बच्चन लगा सकती है ना। ये तो हमारी इच्छा है ना। मैं शादीशुदा हूं मान लीजिए, तो मैं चाहूं तो अपने माँ बाप के नाम को, सरकार ने तो मुझे नहीं रोका ना टोका, सरकार तो कह रही कोई दिक्कत नहीं है, तुम जो अपने मायके का सरनेम है वो भी लगा लो। और ये भी कंपलसरी नहीं है कि शादी के बाद मुझे अपने हस्बैंड के सरनेम को लगाना पड़ेगा, इस गलती में रहना नहीं। आप बराबर अपने नेम को लेकर आगे जा सकती हो। सरकार की ओर से आप जो सोचते हो ना 10th की मार्क, वैसे तो 10th की मार्कशीट में तो आपके फादर का ही नाम है ना। उल्टा अगर आपको अपने पति का नाम लगाना ना तो उसके लिए एक एफिडेविट देना पड़ता है, ठीक है। मैंने तो शादी के बाद यूपीएससी दिया ना, तो अगर पति का नाम लगाना था, मतलब मुझे उनका सरनेम लगाना था, तो मार्कशीट में तो मेरा नाम कुछ और ही था ना, सरनेम। तो मुझे एफिडेविट बनवाया था मेरे हस्बैंड ने कि हाँ ये शादीशुदा है और उसके बाद ये सरनेम है, तब एफिडेविट के बाद वो नाम गया था मेरा। हाँ 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 नहीं, हम वंश की बात ही क्यों कर रहे हैं ना बेटा। हाँ हम नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बोलना ही नहीं आदित्य, ऐसा। हाँ देखिए, हमें बच्चे चाहिए, एक प्रथा है, क्यों? क्योंकि वो भाई ऑब्वियस बात है, सबको बूढ़ा होना है, ठीक है, तो इसलिए हमें बच्चे चाहिए। हम उसके लिए क्या करते हैं, बच्चों को बर्थ देते हैं, शादी होती है, बच्चों को बर्थ दिया जाता है, ठीक। अब उससे बेटा है या बेटी है, ठीक है, ये हमारी सोच बनी ना बेटा, ये हमने प्रथा बनाई ना कि बेटी को विदा करना है। तो विदा, जब हमने विदा कर दिया, उसे कह दिया तुम दूसरे घर की हो, तो फिर ठीक ही तो बात है ना बेटा, वो क्यों आएगी? जब हम उसे बचपन से सुना रहे हैं भाई भैया करेगा, तो भैया ही करेगा ना। आप बात समझो, तो आप बचपन से बोलो ना, अगर ये चीज एक बेटा और एक बेटी, तुम दोनों को मेरा करना है। आप बात समझ कर देखो बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ परवरिश का फर्क है, ये पूरी तरीके से रिपोर्ट्स में आ चुका है। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी की गई अपब्रिंगिंग का फर्क है। अगर मान लो सपोज दैट, अच्छा सीधी सी बात है, आज मान लो मेरी 2 बेटियां हैं, अब मान लीजिए मेरा बेटा नहीं है, ठीक है, अब मुझे लगे मेरा वंश, क्यों मेरा वंश खत्म हुआ? मेरी बेटियां मेरे नाम को जिंदा रखेंगी ना। वो कह रही हैं कि हम आप लोग के नाम के साथ ही आगे जाएंगे, मतलब हम हमेशा पाल हैं तो पाल ही रहेंगे मम्मी, ठीक। दूसरी चीज़, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, पहले तो हम शादी नहीं करेंगे, और अगर आप कल को फोर्स करती हैं तो ये शर्त रहेगी कि हम आपके साथ ही रहेंगे, अगर लड़के को ठीक लगेगा तो ठीक है। तो आज बेटी उस लेवल तक आ गई ना कि आज वो बोले कि आज आप हमारे लिए इतना कर रही हो,
हम आपको छोड़कर कैसे चले जाएंगे? ये क्या बात हुई? नहीं 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 बेटा, तो वही ना बेटा, हमें बदलाव करना है ना सोसाइटी में। आदित्य, हमें अपनी सोसाइटी में, हम क्यों सोसाइटी पढ़ रहे हैं बेटा? इसीलिए तो ना टीचर ये डिस्कशन करे ना, और बच्चों के माइंड में जो चीज़ें सेट है, इसीलिए तो हम लेक्चर देते हैं ना बेटा, कॉलेजेस में, कोचिंग्स में, यही तो लेक्चर होता है। हम आपके उस माइंडसेट को चेंज करें, हम उस माइंडसेट को चेंज करें कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं बेटा, कल आपकी सिस्टर भी आपके पेरेंट्स को लुक आफ्टर कर सकती है। आपकी बर्डन, आपके पेरेंट्स आप ही की बर्डन नहीं है। और वंश की बात है बेटा, नहीं, और वंश की बात क्या है? नाम जिंदा रखने की तो बात है बेटा, और वंश क्या है आप बताओ? नहीं क्या, वही तो पूछू क्या? हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, ठीक बोल रहे हो। तो एक जनरेशन तक हाँ ठीक रहा, लेकिन उससे अगली जनरेशन जो होगी, ठीक है। लेकिन उससे आगे तो नहीं रखेंगे ना, उसके आगे। अच्छा आप एक बात बताओ, आप, अच्छा आप एक लोग एक नहीं, बहुत अच्छा तुम डिस्कस कर रहे हो, इसमें कोई गलत नहीं है। देखो बच्चा सोसाइटी में रह रहा है, वो बेचारा उन्हीं चीज़ों को देख रहा है, तो वो तो टीचर से बात करेगा ना, तो वो कोई गलत नहीं है, और करनी भी चाहिए, और तुम लोग करना भी आगे के टॉपिक्स में भी। क्या है, तभी तो आपके वो मामले सुलझेंगे ना, आपका माइंड अपडेट होगा। देखो सिर्फ वंश की बात है बेटा, ईमानदारी से बताओ कि पेरेंट्स को लुक आफ्टर करने की या उनसे प्रेम करने की बात है, क्योंकि वंश तो एक क्रिमिनल बेटे से भी चल रहा है। किसी का देखिए, निर्भया का रेप करने वाला 16 साल का लड़का जो मास्टरमाइंड था, चलने तो वंश ही तो चल रहा है, लेकिन एक्चुअली जितना उसने कुकर्म किया, क्या उसके हिसाब से उसके पेरेंट्स भी उसका नाम लेना पसंद करते हैं? आपको पता ना, उसके पेरेंट्स ने उसके रिश्ता तुरंत खत्म कर दिया था कि हमारा बेटा नहीं है, सोचा तू मर जाता पैदा होते ही अच्छा था। और वही एक लड़की अगर ढंग से अपने माता पिता से प्रेम कर रही है और रख रही है, आप मुझे बताइए इसमें वंश की बात कहाँ से? वंश क्या है? वंश क्या है मैं बता रही हूँ ना, मुझे ये सोचना है कि मुझे याद करने वाला कोई होना चाहिए, तो मेरी बेटी है। अब जैसे आपने बोला बेटी की बेटी, तो बेटी की बेटी होती है, बेटा होता है, वो अपने माँ बाप को याद करेंगे। अब ये मेरी जिद थोड़ी ना है कि 7 पीढ़ियाँ मुझे याद करें। हम अपने परदादा को, दादा तक को कितना याद करें? अगर नहीं है परदादा को, हमें पता है नाम भी नहीं पता होगा 3-4 पीढ़ियों के पीछे, तो हम याद, हमारे भी पेरेंट्स को क्या लग रहा है, या आपके पापा मम्मी है क्या दादा दादी और नाना नानी को तो याद कर रहे हैं। तो उनके लिए क्या है कि जीवन जीते जीते हमें कोई देखने वाला, पूछने वाला, बीमारी में साथ देने वाला, मुंह में दवा डालने वाला कोई होना चाहिए। डजेंट मैटर वो बेटा है, बेटी है, बहू है, दामाद या कोई और है, उससे क्या फर्क पड़ता है? आप मुझे बताइए, कई बार बेटा और बेटी दोनों नहीं पूछते, कोई थर्ड पर्सन होता है हमें पूछता है। और इसीलिए सरकार ने इस वंश के नाम से बेटा संपत्ति के उत्तराधिकार को जोड़ा कि जो सेवा करेगा प्रॉपर्टी का हकदार भी वही होगा। तभी तो सरकार ने, अगर वंश की बात होती तो सरकार भी वही अड़ी रहती कि नहीं फिर तो प्रॉपर्टी बेटे को ही जानी चाहिए। सरकार ने इसी बिहाफ पर तो इसे चेंज किया। नहीं, अगर लड़की पूछ रही है तो पेरेंट्स भी ये देख ले कि लड़के को कुछ देने का कोई फायदा नहीं है। अगर चाचा ताऊ मतलब देवर जेठ का कोई लड़का या लड़की वो हमें पूछ रहे हैं तो प्रॉपर्टी भी उन्हीं को दो, और सरकार उस उत्तराधिकार को मान रही है कि अगर आपने अपनी वसीयत लिख दी, बढ़िया तो है। अगर बहन का लड़का या लड़की कोई हमें पूछ रहा है और हमारे बच्चे बिल्कुल नाकारा है, कमबख्त हमें नहीं पूछ रहा है, हम तो कह रहे कोई नौकर ही क्यों ना हो, नौकर रखा और वो हमारी बहुत सेवा कर रहा है और बच्चे हमें पूछने भी नहीं आ रहे हैं, तो ठीक ही तो है। हो सकता है वसीयत सामने वाला पर्सन उस नौकर के नाम कर जाए। आप बात भी तो समझिए। तो यहाँ वंश की बात नहीं है बेटा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ बात है कि एक्चुअली हमें दाना पानी देने वाला कौन होगा आगे। अब वो बेटा हो चाहे बेटी हो, कई बार बेटा अच्छा नहीं होता बहू बहुत अच्छी होती है, बेटी अच्छी नहीं होती है दामाद बहुत अच्छा होता है, आगे उनके बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। मेरी मदर ऑलवेज कहती है कि मेरे जो पोता पोती है वो मुझे पूछते तक नहीं है, और तेरे बच्चे मुझे आए दिन फ़ोन करते, मुझे कितना अच्छा लगता है कि मेरी जो नातिन है वो मुझे फ़ोन करती रहती हैं आए दिन कि नानी आप कैसी हो, नानी आपकी तबीयत ठीक है। और जो मेरे घर में मेरा पोता है पोती, उनको कोई मतलब नहीं है, उन्हें कोई मतलब नहीं मैं कितनी बीमार हो जाऊँ, वो कभी नहीं पूछने आते कि दादी आप कैसी हो। तो वो खुद मुझे यही बोलती है कि देखा बेटा, बेटा बेटी का कोई फ़र्क नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है बेटा किसी चीज़ का। तो वो खुद समझाती हैं कि सब चीज़ें बकवास की बातें हैं, तो बेटियों की शादी वादी मत करने के चक्कर में रहना, उनको पढ़ाओ लिखाओ अपने साथ रखो बेटा, कुछ नहीं है, सब ज़माना बदल गया। तो वो इतनी ओल्ड एज होकर मुझे सिखा रही है ना ये चीज़ कि सब बेकार की बकवास बात है कि शादी करो लड़की को विदा करो, कुछ नहीं, अपने साथ रखो, पढ़ाया लिखाया तुम्हारे बुढ़ापे में साथ देंगी, ये ज़रूरी है। तो वही चीज़ है ना बेटा, जब उतने बड़े मतलब पेरेंट्स की सोच बदल रही है सुप्रीम कोर्ट की, तो हम आप अगर छोटी सोच पाल कर रख रहे तो बहुत गलत बात है। तो वंश का कोई चक्कर नहीं बेटा, वो हमने अपब्रिंगिंग ऐसी लड़की की हुई है कि भाई देखेगा तो लड़की बस ये बोलती भाई देखे। अगर हम बचपन से अपब्रिंगिंग कर रहे हैं, पूरा फ़र्क अपब्रिंगिंग का है बेटा, पूरा फ़र्क सेम एज वैसे ही रेप और इवटीजिंग में। अगर हमने लड़कों को बचपन से लड़कियों की इज्जत करना सिखाया, वो कभी रेप इवटीजिंग नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। अगर घर में मदर ने फादर ने उसे चीज़ सिखाई है,
देख बेटा तेरी भी बहन है, बाहर की भी जो लड़कियां उन्हें सेव करो, उनका सम्मान करो, चाहे वो क्लास है, कोचिंग है, कॉलेज है, बातचीत सबसे करो, हंसी मजाक करो, लड़ो झगड़ो, लेकिन अपनी मर्यादा कभी मत तोड़ो। तो आपको ना बेटा हमेशा वो चीज़ याद रहेगी। पर हमेशा अगर आपको वही पुरुष प्रधान बना के बड़ा किया जाएगा, नहीं तुम तो लड़के हो, ये समाज लड़कों का ही है, तुम जो मन चाहे कर सकते हो, हम भी तो देखे तुमको कौन बोलने आता है, तो आपकी अपब्रिंगिंग क्या रही? वही रही, आप कुछ भी कर सकते हो। जो रेप करते हैं, जो रेपिस्ट है, जितनी बार भी साइकियाट्रिक ने जितने भी बड़े बड़े रेप केसेस में बात की, उनका एक ही माइंडसेट था कि लड़की को आज़ादी नहीं है घूमने की, लड़की को छोटे कपड़े पहनने की आज़ादी नहीं है। भाई हु आर यू टू डिसाइड दिस और दैट थिंग कि लड़की क्या पहनेगी और क्या नहीं पहनेगी? ये तुम कौन होते हो हाँ बोलने के लिए? इसी तरीके की चीज़ें जैसे हमारे कुछ धर्मों में सिखाई जाती हैं, जैसे मुस्लिम धर्म में कि आप चेहरा ढको, अपने आप को ढको, नहीं तो आपके साथ गलत होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चेहरा और हिजाब और बुर्का ढकने के बाद भी उनके साथ रेप हुआ। कोई मैटर नहीं करता कपड़े, कोई मैटर नहीं करती यहाँ पर एज, मैटर नहीं करती आपका चेहरा कि आप कितने सुंदर हो और कितने बदसूरत हो। बदसूरत से बदसूरत लड़की के साथ रेप होता है और सुंदर से सुंदर लड़की के साथ कभी कुछ नहीं होता। डजंट मैटर। ये तो सोच की बात है कि आपको किस सोच के व्यक्ति ने गंदी नज़र से देखा, और जिसने गंदी नज़र से देखा, जो सोच थी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी एज से, आपके कपड़ों से, आपके शादीशुदा होने से, नहीं होने से, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर उसकी अपब्रिंगिंग वैसी की गई है तो अपब्रिंगिंग वैसी, तो होल जो पूरा मैटर है ना बेटा, वो हमारी परवरिश का है। हमारी परवरिश कैसे होती है, और इसे सोसाइटी इस बात पर जोर देती है। बड़े बड़े थिंकर बेटा, एनसीईआरटी, राम आहूजा, इतना बड़ा थिंकर इंडियन सोसाइटी का, पढ़िए उसको, आपको मजा आएगा। सोशियोलॉजी के गुप्ता शर्मा, जो बड़े बड़े थिंकर्स हैं, इग्नू के नोट्स, मैं तो सोशियोलॉजी में पीएचडी की हुई है, क्या नहीं पढ़ा है, वो सारे एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। आप जैसी अपब्रिंगिंग के साथ अपने बच्चों को बड़ा करोगे, बेटा या बेटी, चीज़ें बिल्कुल उसी तरीके से ही रहेंगी। बेटी को आप दब्बू बनाओगे, वो दब्बू ही बनेगी। आप उसे तेज बनाएंगे बचपन से कि तुम अपना मुंह खोलो, अपना मुंह खोलो, किसी ने छेड़ा है, हम वहाँ पर नहीं है, पहले तुमको अपनी वॉइस रेस करनी पड़ेगी। वो लड़की वॉइस रेस करेगी, और अगर उसने घर में आकर बोला मुझे छेड़ा, और घर वालों ने बोला तेरे कर्म ही ऐसे हैं, देख तू कपड़े पहनती है, बाल खोल के गई थी, तेरे को मना किया था ना जीन्स मत पहनना, तो उस लड़की को अपनी ही गलती का आभास होने लग जाएगा कि हाँ मुझे ऐसे कपड़े, सही बात है मेरे साथ ऐसा। वही जो सेम चीज़ केरला स्टोरी में बताई गई, जस्ट बिकॉज उसी लड़की ने चीर हरण करवाया, लेकिन उनको क्या बोला हॉस्टल में, उनका माइंड क्या फीड किया, क्योंकि तुमने ऐसे कपड़े पहने थे, इसीलिए तुम्हारे साथ ये हुआ मोलेस्टेशन, नहीं तो कभी नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है। इस सब बातों से प्लीज़ आप लोग ऊपर उठिए। यूपीएससी एस्पिरेंट है, यंग एज के बच्चे, पूरे समाज का बोझ तुम लोग के कंधों पर है। अगर तुम लोग ऐसी सोच के साथ रहोगे ना, तो इस समाज का बहुत बुरा हश्र होगा आज से 20 साल बाद। तो अपनी सोच को बदलो बेटा। कपड़े कोई मैटर नहीं करते हैं, समझ रहे हैं ना? सब सोच मैटर करती है। आपका हंसना कोई मैटर नहीं करता, आपका मेकअप कोई मैटर नहीं करता, आपका बाल खोलना कोई, इस गलती में बिल्कुल मत रहो, मैं सजू नहीं, सवरू नहीं, बाल नहीं खोलूँ मैं अच्छे, बिल्कुल आपका जो मन करता है आप कीजिए। अपने आप को पावरफुल बनाइए कि अगर कोई आपको देख रहा है तो उसकी आंखें नोच लेने तक की ताकत आपके अंदर होनी चाहिए, सिर्फ अपनी आंखों से, कि अगर वो आपको ऊपर से लेके नीचे तक घूर रहा है तो आपको किस तरीके से घूरना है कि वो तुरंत अपनी नजरें हटा ले। बात बड़ी सीधी सी है, आपको कितना पावरफुल होना है, तो वो बात बस इतनी। और अगर आपकी अपब्रिंगिंग वैसी की गई है तो आप बिल्कुल नहीं डरेंगी, और आपको पहले ब्लेम कर दिया गया है गलती तुम्हारी ही है, तो आपको लगेगा गलती मेरी ही है। इसीलिए तो हैशटैग मीटू मूवमेंट, जानते हो उसके बारे में? इसीलिए तो इंडिया में फेल हो गया ना। हैशटैग मीटू मूवमेंट के बारे में सुना आपने? नहीं सुना? वो इसीलिए तो फेल हो गया ना। अमेरिका में बहुत सक्सेसफुल रहा, तो उसमें जिन लेडीज के साथ गलत हुआ उनको अपनी रिपोर्ट दर्ज करानी थी, मतलब अपना वाक्य बताना था। हमारी सोसाइटी में कौन सी लड़की बोल सकती है कि मेरे साथ कोई इफ्टीजिंग हुई, मुझे किसी ने छेड़ा? नहीं बोल सकती ना। और इसीलिए वो मूवमेंट अमेरिका में इतना फला और फूला और हमारे यहाँ आकर फेल हो गया। उसके बारे में क्वेश्चन है सोशियोलॉजी में, 2019 का क्वेश्चन है ये सोशियोलॉजी के सेकंड पेपर में, डोंट वरी। हैशटैग मीटू मूवमेंट कि भारत में क्यों फेल रहा। तो भारत में लड़की खुलकर बात ही नहीं कर सकती अपने टीचर से, अपनी फीमेल टीचर से, अपनी मदर से, अपने ब्रदर से, अपनी सिस्टर से, क्योंकि हर कोई उसे क्या बताएगा, तुम्हारी ही गलती है, तुम्हें सिमट कर रहना चाहिए। क्यों जाती हो रात को, क्यों निकलती हो रात को, कहा था ना रात सेफ नहीं होती है लड़कियों के लिए। कभी हमने ये नहीं सिखाया निकलो, कोई दिक्कत नहीं है, सुनसान गली से भी निकलो, आप सब चीज़ों को फेस कर सकती हो, बशर्ते आपको अपने माइंड से, बॉडी से पावरफुल नहीं होना है, आपको अपने माइंड से पावरफुल होना है। तो वो डर आपको ख़त्म करना है कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ सकता है। 4 लड़के भी आ जाए तो मैं उनका सामना
कर सकती हूँ, ये आपको पावरफुल होना है। वरना तो आप डरती रहोगी, कभी रात का सफ़र नहीं करोगी, कभी फ्लाइट में अकेले नहीं जाओगी, कैसे करोगे इतना बड़ा जीवन, वरना कैसे बीतेगा बताइए। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम लड़कियों को अपने पावरफुल बनाएं, ठीक है। तो वो सब पूरा आदित्य जो फ़र्क है ना बेटा, वो पूरा अपब्रिंगिंग का है बेटा। हम अपब्रिंगिंग कैसे करते, अब एक बेटी को जब हम बचपन से बोल रहे हैं कि तू पराया धन है, तेरी शादी के लिए हमने ये जोड़ा, तू चली जाएगी, तो उसका माइंड मेकअप है कि भाई पति का घर ही मेरा सब कुछ है, अब तुम बीमार भी हो तो मैं तुम्हें देखने नहीं आ सकती। और लेकिन अगर आपने बचपन से सिखाया तुझे भी मेरा करना है, वो आएगी बेटा। और कौन कहता है समाज में लड़कियां जाती हैं कमाती हैं, आज कमाती हैं, पहले से बात करती हैं लड़के वालों से कि मैं कमाऊंगी 70,000 सैलरी, उसमें आधी सैलरी मेरी माँ को जाएगी, मेरे माता पिता के अकाउंट में जाएगी। क्यों भाई, तुम कमाते हो तो तुम अपने घर में सबके लिए नहीं करते हो, अपनी सिस्टर के लिए, सिस्टर के बच्चों के लिए, अपने भाई के लिए, अपने माता पिता के लिए। भाई आज लड़की कमाती है तो वो भी तो अपने माँ बाप के लिए करेगी, लेकिन इसके लिए आपको एजुकेट होना पड़ेगा। आप देखिए मैं कमाती हूँ, मेरे हस्बैंड ने आज तक मुझसे नहीं पूछा तुम क्या कमाती हो, कितना कमाती हो, कितना पर आवर लेती हो। हाँ, मैंने जो घर में खर्च कर दिया वो भी कर दिया, वो भी उनको दिक्कत नहीं, तुम करो, तुम एसी लाओ, फ्रिज लाओ, कार लाओ, मेरा उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन उन्होंने ये नहीं पूछा, मेरे हस्बैंड ने आज तक हिम्मत भी नहीं की कि तुम कितना कमाती हो, बस इतना बता दो कि तुम सेफली जाती हो, आ जाओ बस। पैसे से मेरे हस्बैंड को आज तक मेरा कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं एजुकेट हूँ। और फादर इन लॉ मदर इन लॉ ने भी कभी हिम्मत भी नहीं की पूछने की। बाकी मेरे पीछे कभी पूछा हो तो मुझे नहीं पता, मेरे सामने उन्होंने मुझसे पूछा ही नहीं, तुम कहाँ जाती हो, कहाँ आती हो, ये भी नहीं पूछा उन्होंने। तो ठीक है, हस्बैंड को पता है, वो जाने, इसका काम जाने। कभी नहीं पूछा मेरे फादर इन लॉ ने कभी भी कि तुम कहाँ जाती हो, क्यों काम करती हो, कितना कमाती हो, बेटा कितना हो जाता है। वो कहते ठीक है यार, वो अपना काम करी, उसकी इच्छा। मैं अपने मदर फादर को क्या गिफ्ट देती हूँ, कभी मेरे हस्बैंड ने कोई मतलब नहीं रखा, तुम दो यार, तुम्हारा पैसा, तुम कमाती हो, दो। तो आप बात समझो, जब हम लोग उस वक्त को चेंज करेंगे तभी तो वक्त चेंज होगा ना। बिल्कुल रियल किस्सा बता रही हूँ अपने घर से। 3-4 हफ्ते पहले की बात है, मेरी बेटी को लेकर मैं बता भी था शायद, वेजिटेबल मार्केट गई थी, बताया था आपको। वहाँ पर एक सब्जी वाले ने, फ्रूट वाले ने उसे छेड़ा दूर से, मैं उधर मुंह करके सब्जी ले रही थी। मैं बहुत फ्रैंक हूँ अपने घर में बेटियों के साथ, कहीं कोई छुपा हुआ नहीं है। मैं बोलती हूँ अपने लाइफ की हर चीज़ आप मुझे बताओ, बस मुझे पता होनी चाहिए। जहाँ आप गलत करोगे मैं टोक दूंगी, जहाँ आप सही हो कैरी ऑन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब उस दिन पता नहीं उसके माइंड में क्या आया कि मैं मम्मी को नहीं बताती हूँ, कहीं मेरी तो गलती नहीं, मम्मी निकालेगी, है ना, ये है वो है। बड़ा करके उसने मुझे जब घर तक आए बोली मम्मी आपसे कुछ बोलना है। मैंने कहा बोल। बोले कि मम्मी वो सामने आप जहाँ ले रही थी वहाँ पर सामने 3-4 लड़के थे, बहुत गंदे गंदे इशारे कर रहे थे, गंदी गंदी बातें बोल रहे थे। तो मैंने कहा तूने वहाँ क्यों नहीं बोला, रियल केस बता रही हूँ। मैंने कहा वहाँ क्यों नहीं बोला, मुझे लगा आप शायद मुझे डांटोगी क्योंकि मैं हाफ पैंट पहन कर आई थी, फिर आपको लगेगा ऐसा, आप क्योंकि जनरली मना करती हो, आज मैं पहन आई थी जिद में। ये वो बड़ी है मेरी बेटी, 16 साल की है, 10th क्लास में अभी। मैं कहा कपड़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो मैं वैसे ही बोलती हूँ कि ठीक है बाहर निकल रहे हो तो फुल कपड़े पहनो, ये वो, बाकी ऐसा कोई इशू नहीं है कि कभी तुमने छोटे कपड़े ही पहने, किसी ने छेड़ा तो उसमें गलती तुम्हारी है। बोली मम्मी उसने तो बहुत गंदे गंदे इशारे किए थे, बहुत गंदी गंदी बातें करते। मैं तू वापस चल। उसके फादर गए थे जयपुर एग्जाम दिलाने, उसको लगा मम्मी निपट पाएगी नहीं निपट पाएगी, उसको मेरी पावर कम लगी होगी, मम्मी है डायलिसिस पेशेंट है, निपट पाएगी नहीं, क्या होगा, नहीं पापा को आने दो, फिर नेक्स्ट वीक देखते हैं। फिर बोलती अच्छा पापा को ही मत बताओ, रहने दो, ठीक। बड़ा करके उसको फिर क्या हुआ, उसने सेम सैटरडे अगला आ गया, फादर आ गए, स्कूल से आते हुए बता दिया पापा ऐसी ऐसी बात है। फादर आए मुझ पर गुस्सा हुए, क्यों तुम्हें बिल्कुल तमीज़ नहीं है और लड़की को छेड़ दिया और तुम कुछ नहीं कर पाई, हाँ क्या करोगी तुम, कल को मैं ही मर जाऊँ तो तुम ऐसे लड़कियों को पालोगी। मैंने कहा भाई जब वो घर आकर बताएगी, मुझे कसम देगी कि मैं दोबारा जाती है वो, ठीक। फिर हस्बैंड को भी लगा, बोले अच्छा चलो आप बात दबा दो, अब खत्म करो, अब हो गई बात, ये नहीं जाए अब मार्केट। मैं कहा बस वही बात आ गई ना, ये क्यों नहीं जाएगी मार्केट, ये तो जरूर जाएगी और ये आज ही जाएगी। तो हस्बैंड बोले मैं चलूँगा। मैं कहा अब आप नहीं जाओगे, अब वुमेन पावर की बारी है ना, लड़की को लगा वुमेन पावर कम होती है तो आज इसको वुमेन पावर ही दिखानी चाहिए। मैं कितनी तेज हूँ। मैं कहा तू चल, आज मिलेंगे, निपटारा करेंगे। मैं गई, मैं कहा तू बस पूरी सब्जी मार्केट देख, वो रेडी वहीं लगी, जनरली रेडियाँ वहीं लगती हैं। इसे दूर से बोला मम्मी वहीं खड़े, मैं ठीक। मैं कहा मैं ऐसा रिएक्ट करूँगी कि मैं सब्जी लेने में बिजी हूँ और तू जानबूझ के थोड़ा इधर उधर देख, जैसा बच्चे करते हैं। उन लड़कों ने बराबर इशारा किया उसे फिर, और 2-3 लड़कों को और बुला लिया, 2-3 लड़के थे, वो आ गई, बेटी ने बताया, वो मैंने भी उसे सुन लिया, आ गई और इशारे किए। भाई इतना मारा मैंने उसे, इतना मारा, पूरी सब्जी मार्केट, आपको विश्वास ना हो रोहिणी थाने में मैंने कंप्लेन दर्ज करा, पुलिस वाले के सामने मारा, पुलिस वाले ने बोला मारो। इस देश में यही हिसाब होना चाहिए।
अगर एक माँ ने नहीं मारा, एक फादर ने नहीं मारा, लड़की से मेरे चाटे ही चाटे मरवाए, इतने तमाचे मार बेटा जब तक तेरे हाथ लाल ना हो जाए। तो इतना मारा आज इन लड़कों को, इन्होंने तुझे छेड़ा है ना, इन लड़कों को सबक मिलना चाहिए। इतना मारा, पहले तो पुलिस वालों ने खूब मारा, बोले पक्की रिपोर्ट दर्ज। भाई ने उसके बहुत हाथ पैर जोड़े, पक्की रिपोर्ट मत दर्ज कराओ, मैं आज ही इसको बिहार भेज दूंगा। बिहार का लड़का था, मैं आज ही, सब बिहार के लड़के थे 3-4, मैं आज ही इनको बिहार भेज दूंगा। बात बिहार की नहीं है, मैं वैसे बता रही हूँ, बिहार भेज देंगे। आप बस रिपोर्ट मत दर्ज कराओ, वरना बहुत बुरी तरह हम फंस जाएंगे। और नाबालिग लड़की, नाबालिग लड़के, सब 16-17 साल के लड़के, माइनर, और मेरी बेटी माइनर। मैं कहा मैं तो पॉक्सो लगाऊंगी सर, ये ताकि निपट ना पाए उस चीज़ से सालों साल तक, सड़ जाए ये जेल के अंदर इनका बचपन और जवानी, तब इनको समझ में आएगा। तो पुलिस वाला बोला ठीक है, अब आपकी इच्छा तो हम पॉक्सो लगा देते, लेकिन उसमें आप भी परेशान होगे, कोर्ट कचहरी आना जाना, बेटी आपकी छोटी है अभी, ठीक है सुनना पड़ता है कुछ कुछ। बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया। बोले बाकी ये आप ये सोचो 3 हफ्ते हो गए इस बात को, जहाँ सब्जी वाले ने बताया वो तो छोड़कर भाग गए, चले गए, वापस चले गए। उसका रेड़ी वेड़ी मैंने पूरी फेंक दी, अंगूर और संतरे थे उसके, मैंने पूरी ज़मीन में फेंक दी, खूब मारा उसे। एक और सरदार जी आ गए, सबने बोला अब यहाँ सब्जी मार्केट नहीं लगने देंगे, खूब मारा लोगों ने उनको, इतनी भीड़ की कम से कम 500 आदमी इकट्ठा। और मैंने पुलिस नहीं बुलाई, उन 500 लोगों में से ही किसी ने पुलिस को बुला लिया वहाँ, मैं तो बुलाती। फिर फादर आए, मैंने कहा अब आओ, अब मैं पुलिस थाने जा रही हूँ, आओ। तो बेटी बोली मम्मी मैं तो यही सोच के, मैं कहा बेटा ये कभी सोचना नहीं कि विमेन पावर कम होती है, खुद के लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी। तो ये चीज़ ना बेटा, इसीलिए उसको ये चीज़ सिखाई गई उस दिन, और पूरी मार्केट ने मेरी बेटी को ये सिखाया, बेटा अगर उसी दिन तूने 2 तमाचे मार दिए होते ना तो ये बात खत्म हो जाती। देखो वही अपब्रिंगिंग, तो ये सिर्फ और सिर्फ अपब्रिंगिंग का फर्क है। और वही अगर उस दिन उसको मैं बोलती जस्ट बिकॉज तूने हाफ पैंट पहनी थी, तेरी गलती है, तू हंस रही थी, तू देख रही थी, तू है ही ऐसी, तू घर में रहेगी, तो उसके माइंड में वो चीज़ फीड हो जाती। लेकिन इसीलिए उसको ये केस करना, पुलिस थाने तक ले जाना जरूरी था कि उसे ये समझ में आए कि पुलिस आती है और हम अपने लिए एक्शन ले सकते। तो 16 साल का सबक जो 16 साल में उसने सीखा वो सालों तक भूलेगी बेटा, सालों तक नहीं भूलेगी। और अब वो एकदम मतलब बोली अब मैं एकदम पावरफुल हो गई, अब मेरे को समझ में आ गया। उसके फिर तुरंत बाद मैंने उसे मोबाइल दिलाया, मैं कहा पकड़ मोबाइल, 100 नंबर से पुलिस वाले ने समझा सीधा बेटा आपको डायल करना है, आप कहाँ पर हो लोकेशन भेजो तुरंत, आपको 10 मिनट नहीं लगेगा आप तक पहुँचने में हम लोगों को। और हिम्मत प्लस ऐड कराया पुलिस ने, जो हिम्मत प्लस दिल्ली पुलिस का ऐप चल रहा है ना, कि इसको डाउनलोड करो, हम विदिन सेकंड तुम्हारे पास आ जाएंगे। उसमें ऐसा सिस्टम है कि GPRS के थ्रू हमें कॉलिंग से पता चल जाएगा कि लड़की कहाँ पर परेशानी में है। तो ऐसा नहीं है बेटा, हम पुलिस भी आज यही सिखा रही है कि सबसे पहले आपको आपके लिए बोलना पड़ेगा, नहीं तो कुछ होने। अगर उस दिन हम उस केस को दबा देते, वो लड़के कितनी लड़कियों को छेड़ते और क्या पता किसी लड़की का रेप कर देते, और फिर हम कैंडल मार्च निकालते आराम से। तो वो कैंडल मार्च की हमको नीड नहीं है, उसके पहले ही हम इतने ताकतवर हो जाए कि जलाकर उन्हें राख कर दें अपनी नज़रों से, बजाय बाद में कैंडल मार्च नौटंकी और ढोंग करने के कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमेशा वही चीज़ है बेटा। तो इसीलिए अच्छी बात छेड़ी आदित्य ने, उसके बारे में इतनी सारी बातें हुई, इतना सारा डिस्कशन हुआ है ना। तो यही है इंडियन सोसाइटी टॉपिक बेटा, छोटी सी बात होगी और इतना बढ़िया इसमें मतलब चीज़ें डिस्कशन होगा। लेकिन कल से आपको भी करना है, तो कल हम ये टॉपिक को शुरू करेंगे प्रॉपर, मतलब शुरू तो हो चुका है, मैं लिखवाऊंगी भी आपको, नोट्स भी आपको मिलेंगे प्रॉपर, है ना। इकोनॉमी में तो फिर भी हर टॉपिक के मिले, बट ये तो मेरी पूरी बुकलेट है। तो मेरी सर से रिक्वेस्ट यही रहेगी कि पूरी बुकलेट आपको दे दे एक बार में, तो मज़ा भी आएगा आपको पढ़ने में, ठीक है। NCERT पढ़नी है बेटा और डिस्कशन करना है क्लास में, ठीक है। लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस है वो भी शेयर करो, ताकि आपको पता चले, है ना, कि आपने सही थे आप उस जगह पर या गलत थे। इसमें शर्म की कोई बात नहीं होती बेटा, हम एक दूसरे से शेयर करते ना, तभी दूसरे में हिम्मत आती है, एक से दूसरे में, या हमें कुछ जागरूकता आती है, या हमारा कुछ माइंडसेट जो होता है वो चेंज होता है। अगर हम सब अपनी अपनी चीज़ें ऐसे दबा कर रखे रहेंगे तो ये पेपर तो आपका सॉल्व होने वाला नहीं मेंस में। और 6 से 7 क्वेश्चन आने इस पेपर की आप महत्ता को समझ लें, ठीक है। ये कितना इंपॉर्टेंट पेपर है ये आपके लिए, ठीक है। चलो ठीक, लो इसमें से बेटा मुझे आपने नोट किया ना, ला बेटा तुम ही खींच दो बेटा, मेरे को तो ढंग से खींचना भी नहीं आता, तुम खींच दो, फिर मैं सर को दे दूंगी, ठीक है बेटा। मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आएगा, कल से लिखेंगे पढ़ेंगे। हाँ हाँ, नहीं बेटा बहुत अच्छा टॉपिक है सोसाइटी का, और आप इतना कुछ सीखोगे ना इस क्लास से, मैं गारंटी दे रही हूँ, इतना कुछ सीख कर निकलोगे, बहुत कुछ सीखोगे इस क्लास के बाद। थैंक यू।